हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। सो लास्ट हमने यूनिट नंबर 2 का कंप्लीट वन शॉट किया था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अब हम करेंगे यूनिट नंबर 3, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। राइट, कंप्लीट वन शॉट रहेगा ये। प्रैक्टिकल एंड थ्योरी पूरा का पूरा हम इसमें डिस्कस करेंगे। राइट, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको नोट शेयर कर दी है। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू। राइट, ओके। तो देखो, यूनिट नंबर 3 में हमने प्रैक्टिकल थिंग्स भी करी थी एंड थ्योरी भी करी थी। बट द थिंग इज, यूनिट नंबर 2 में आपका प्रैक्टिकल का जो पोर्शन था ना वो ज्यादा था एंड थ्योरी कम थी। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज हुआ हो, बिकॉज प्रैक्टिकल ज्यादा थे एंड थ्योरी कम थी। बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल्स जो थी ना यूनिट नंबर 2 की, वो बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। बिकॉज आपके डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे यहाँ पे, एंड यहाँ से आपके क्वेश्चन उठ के आते हैं। जिन जिन बच्चों ने यूनिट नंबर 2 की वीडियो नहीं देखी है, डेफिनेटली गो एंड वॉच दी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सीएमए की इन माय चैनल। तो वहां से आप देख लीजिएगा यूनिट नंबर 2 का कंप्लीट वन शॉट। ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको गाइड किया है वैसे वैसे ही आप सीरीज वाइज में चलेंगे, तो आपको पूरे के पूरे टॉपिक्स विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 को। यूनिट नंबर 2 में बहुत सारी डिस्कशन हो गई, तो जस्ट लीव दैट नाउ। लिसन, यूनिट नंबर 3 क्या है? बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। तो यहाँ पे हम बजट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड बजटरी कंट्रोल्स, कैसे अपने बजट को कंट्रोल में रखना है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है एज पर योर बीबीए एंड बीएमएस। राइट, तो जो बच्चे अदर कोर्स स्ट्रक्चर के हैं, जिनका सीएमए एक सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो वॉच माई लेक्चर। बट द थिंग इज कि आप अपना सिलेबस जरूर मैच कर लीजिएगा। राइट, तो आपको ये चीज हो जाएगा, जो जो टॉपिक्स मैं कवर अप कर रही हूँ आप मेरी वीडियो से देख लीजिए। जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, जो इधर कवर नहीं हो रही है, वो आप यूट्यूब पे सर्च करके सेपरेटली देख सकते हैं। राइट, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा यूनिट जो है वो डिजाइन किया गया है। पूरा का पूरा मैंने वन शॉट जो है डिजाइन किया। ओके, एंड बीबीए एंड बीएमएस आपने ली है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको सिंक्रोनाइज मैनर में यहीं पे मिल जाएगा। ओके, देखो, यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा दी है प्यारी सी आपके लिए देखने के लिए, समझने के लिए कि कैसे हम अपना पर्सनल बजट बनाते हैं। बताओ, कैसे आप पर्सनल बजट बनाते हो? सबसे पहले क्या करते हो कि सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गैदर करते हो कि कितना मेरे पे पैसा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, जॉब से मैं कितना कमाता हूँ, पार्ट टाइम कितना करके कमा लेता हूँ, सारी की सारी इनकम आप ले लेते हो। इसके बाद स्टेप 2 में क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो इनको कि जॉब से मेरा इतना था, पार्ट टाइम से मेरा इतना था, दोनों को प्लस किया, मेरी टोटल इनकम आ गई इतनी। ठीक है, इतनी आ गई। अब नाउ स्टेप 3 में क्या करते हैं कि आप एक्सपेंस लिस्ट बनाते हो। ठीक है, मंथली एक्सपेंस कितना आ रहा है, तो एक पूरी की पूरी एक्सपेंस लिस्ट बनाई है आपने। ये मेरे को फीस देनी होती है कॉलेज की, मेरे को गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा चाहिए होता है, राशन पानी मेरा इतना खर्च जाता है। तो काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। राइट, ओके, सो यहाँ पे आपने मंथली एक्सपेंस निकाल लिए टोटल। नाउ स्टेप 4 में हम क्या करते हैं? फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस निकालते हैं। फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि फिक्स्ड का मतलब जो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि रेंट हो गया, फीस हो गई, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज योर फिक्स्ड एक्सपेंस। वेरिएबल क्या, जो कि कभी कभार होते हैं मंथली में, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। वो जैसे आपने क्लोथिंग ले ली या फिर कुछ सामान ले लिया, इक्विपमेंट्स ले लिए, यूटेंसिल्स ले लिए किचन के लिए। ठीक है, दैट इज योर वेरिएबल एक्सपेंस। इसके बाद क्या करते हो? टोटल योर मंथली इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो फिर क्या करते हो? इनका डिफरेंस निकालते हो। इनकम मेरी इतनी आ रही है, ठीक है, इनकम मेरी 1000 की आ रही है। सपोज करो 1000 की किसी की इनकम नहीं होगी अगर आप जॉब और पार्ट टाइम में करोगे,
जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि 1000 की आपकी इनकम है, एक्सपेंसेस आपने तो सारे जोड़े हैं, तो वो आपके कितने के आ रहे हैं, 1100 के आ रहे हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग योर फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो नाउ डेफिशिट कितना आ रहा है, 100 रुपीज का यहाँ पे क्या आ रहा है, डेफिशिट आ रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस को थोड़ा कम कर सकते हो, फिक्स्ड को तो कम नहीं कर पाओगे, वेरिएबल को कम कर लोगे ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, फिर आप एडजस्ट करोगे, मेक एडजस्टमेंट टू एक्सपेंसेस। ठीक है, सो दिस इज योर पर्सनल बजट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बजट का मतलब। अब कंपनी में देखो, कंपनी में हम बजट कैसे करते हैं, ये तो बात हो गई पर्सनल बजट की। तो देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ना वन शॉट के लेक्चर्स दे दिए हैं। ठीक है, तो वन शॉट लेक्चर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों इसमें कवर अप हैं। या तो आप इनसे पढ़ लीजिए, या तो आप इनसे पढ़ लीजिए, और इसमें ऑप्शन है। ठीक है, जिस भी सर का आपको समझ में आ रहा है, यू कैन वॉच इट, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ के लिए वन शॉट। ठीक है, अच्छी है, मेरी रेफरेंस के थ्रू मैंने यहाँ पे दे दी है। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको मतलब थोड़ा और क्लैरिटी जाना है, या फिर और डीप में चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो वो इसको रेफर कर सकते हैं। नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड डेफिनेटली इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आई एम नॉट चार्जिंग एनी काइंड ऑफ मनी फ्रॉम यू। आप डायरेक्टली जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से क्लिक करोगे, आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, पहले मैंने एक्सेस नहीं प्रोवाइड किया था, बट अभी मैंने कर दिया है प्रोवाइड। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सपोर्टिंग मी for that type of continuous lecture so that I can provide to you. Right now, ये तो बात हो गई वन शॉट की कि मैंने आपको वन शॉट प्रोवाइड कर दिया, वो आप देख सकते हो। अब देखो, मीनिंग क्या है बजट का एंड बजट की कंट्रोल का। बजट का मीनिंग तो हमें समझ में आ गया है। ये बजट क्या है, एक क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल प्लान है जो कि प्रिपेयर किया जाता है स्पेसिफिक पीरियड में, टिपिकली जैसे कि ईयर में या फिर किसी भी क्वार्टर में, ताकि आप क्या कर सको, ऑब्जेक्टिव अचीव कर सको। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है कंपनी का, या तो उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, या फिर उसका एम हो सकता है कि वो क्या करे, अपनी सोसाइटी में क्या कर सके, गुडविल, गुडविल भी बनाने के लिए हो सकता है। ठीक है, तो दैट्स डिपेंड ऑन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बजट क्या होता है, एक क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल प्लान होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड में, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। बजट समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बजट का मतलब हमने समझ लिया। क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है प्लानिंग करने में, कोऑर्डिनेट करने में एंड कंट्रोल करने में, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, बजट बना पाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर पाओगे, कोऑर्डिनेट कर पाओगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तुम कंट्रोल कर पाओगे कि ये बजट हमारे बस के बाहर का जा रहा है, इसको सही करो। कंट्रोल कर पाओगे, देख पाओगे कि क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। आप बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव क्या है बजटिंग के, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव कह लो, गोल कह लो, दैट इज द थिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है बजटिंग की, कि हम प्लानिंग कर पाए। ठीक है, एस्टेब्लिश कर पाते हो फाइनेंशियल को एंड ऑपरेशनल टारगेट, कितने आपको टारगेट रखने हैं, बजट एलोकेट कर पाओगे। तो आपको पता रहेगा कि जैन में मुझे 1K का टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा, फेब में मुझे 1K का टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी मैं इन अ ईयर 12K का टारगेट कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, क्या हो गई, प्लानिंग ही हो गई ना आपकी। देन फिर इसको क्या करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो कि हम कैसे इसको अचीव करेंगे। तो फिर क्या करते हो, वेरियस डिपार्टमेंट में आप एक प्लान प्रोवाइड करते हो। ठीक है, सबको कोऑर्डिनेट करते हो कि ये हमारा प्लान है, ये चीज हमें चलना है, ये चीजें हमें करनी है। तो अलाइन करना सभी डिपार्टमेंट को टुवर्ड्स दी कॉमन गोल। इसके बाद होता है कंट्रोल करना। कंट्रोल का मतलब कि आपने एक बेंचमार्क बना दिया। बेंचमार्क क्या था यहाँ पे, 1K। 1K टारगेट इज योर बेंचमार्क टू मॉनिटर एंड मैनेज दी परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इससे क्या कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो और मॉनिटर कर सकते हो परफॉर्मेंस को, कि अगर आपका 1K से कम आ रहा है, ठीक है, सेल 800 आई, तो 200 आप कैसे करोगे। ठीक है, मॉनिटर करना है आपको ओवर दी मंथ। ठीक है, ऐसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद रिसोर्स की एलोकेशन करना, रिसोर्स की एलोकेशन कर पाते हो। ठीक है,
एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज। जब आपके सारे के सारे सब कुछ रेडी है, ठीक है, प्लानिंग रेडी है कि आपको मार्केटिंग में कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है, आपको आपके मैनेजमेंट पे कितना खर्च करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कितना करना है, परचेजिंग रॉ मटेरियल कितना लगाना है, प्रोडक्शन पे कितना पैसा लगाना है। सो उसके अकॉर्डिंग हमारे रिसोर्स इक्वली क्या हो गए, डिवाइड हो गए। रिसोर्स का एलोकेशन अच्छा हो पाता है ताकि हम वेस्टेज ना कर पाए रिसोर्सेज का, ठीक है, एफिशिएंटली यूज कर पाए रिसोर्सेज को। इसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर पाते हैं हम, बिकॉज हाउ वेल अ डिपार्टमेंट मीट देयर टारगेट, कैसे डिपार्टमेंट ने अपना टारगेट मीट किया। हर एक डिपार्टमेंट को एक टारगेट दे देंगे, तो उस टारगेट से हम उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। मोटिवेशन मिलती है क्योंकि हमारा एक टारगेट होता है, एंड डेफिनेटली वी आर प्रोवाइडिंग सम बोनसेस अगर उन्होंने अचीव कर लिया तो। इससे क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अचीवमेंट थ्रू अ क्लियर टारगेट। आपको पता चल जाता है कि अगर हमने टारगेट को अचीव किया 1K को, तो डेफिनेटली वी विल गेट सम रिवॉर्ड्स। इट इज लाइक दैट ओनली। क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखो फंक्शंस क्या है बजटिंग के। फंक्शंस क्या काम करता है, प्लानिंग का फंक्शन करता है। देखो ऊपर जो चीजें ऑब्जेक्टिव में पढ़ी थी ना, वही चीजें आपकी फंक्शन में आएगी। प्लानिंग पढ़ी थी हमने, कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, कंट्रोल पढ़ा था, कम्युनिकेशन पढ़ा था, वही चीज फंक्शन है। ठीक है, प्लानिंग करने का मतलब फोरकास्ट करना फ्यूचर के ऑपरेशंस को, एंड सेटिंग करना प्रायोरिटीज को, क्या प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। कोऑर्डिनेट करना फंक्शंस को, जितने भी डिपार्टमेंट है सभी में आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे सारी एक्टिविटीज को। ठीक है, कंट्रोल फंक्शन में क्या, मॉनिटर करोगे परफॉर्मेंस को एंड एनालाइज करोगे वेरिएंसेस, जो भी वेरिएंसेस आ रहे हैं, जो भी गैप आ रहा है आपके प्लान में और एक्चुअल में, उसको आप फिल करोगे। कम्युनिकेशन फंक्शन परफॉर्म करोगे, फाइनेंशियल गोल्स को बताओगे अक्रॉस योर डिपार्टमेंट, एंड एक्सपेक्टेशन अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से, कि जो मार्केटिंग है वो अच्छे से मार्केटिंग करे ताकि हमारी सेल्स अच्छी आए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे से मैनेज करे एम्प्लॉइज को ताकि एम्प्लॉइज भी खुश रहें, मोटिवेट फील करें, एंड दे विल डू देयर मैक्सिमम वर्क। ठीक है, मैक्सिमम आवर्स का वो वर्क ले सके। डिसीजन मेकिंग फंक्शन परफॉर्म करना, ठीक है, बिकॉज रिसोर्स का एलोकेशन कितना किसके किस डिपार्टमेंट के पास जाएगा, ऑपरेशनल डिसीजन, ये सारे डिसीजन मेकिंग फंक्शन करता है बजटिंग की वजह से। मोटिवेशनल फंक्शन आता है आपका, बिकॉज इंसेंटिवाइजिंग परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, इसकी वजह से आपको मोटिवेशनल प्रोवाइड होता है। तो जितनी चीजें मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाई थी वही चीज आपके फंक्शन में आ गई। क्लियर। कोई चीज इसमें डिफिकल्ट तो नहीं लगी आपको, आई होप नहीं लगी होगी। एंड अगर 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 फिर भी कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो डेफिनेटली कमेंट डाउन, एंड मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, एंड आई लाइक इट रियली, एंड जो क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली आई आंसर टू यू। ठीक है, एंड जरूर बताइए आपको सेशन कैसा लगता है, लेक्चर कैसे लगते हैं, क्या इंप्रूवमेंट के पॉइंट्स हैं, बिकॉज सजेशंस आर वेलकम। मैं हमेशा कंसिडर करती हूँ आपके सजेशंस को, एंड उसके अकॉर्डिंगली इंप्रूवमेंट करने का ट्राई भी करती हूँ। राइट। तो नाउ इम्पोर्टेंस क्या है बजट के, क्यों इंपॉर्टेंट है बजट। बजट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये हमारे रिसोर्स को एलोकेट करने में हेल्प करता है ताकि हम एफिशिएंटली क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। ठीक है, फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज को। ठीक है, दैट इज फाइन। फाइनेंशियल कंट्रोल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है बजट, बिकॉज इससे हम क्या कर पाते हैं, कंट्रोल्स बना पाते हैं बाय स्पेंडिंग लिमिट। कितनी लिमिट में हमें, सपोज करो मार्केटिंग को हमने एक लिमिट दी है कि आपका 10K से ऊपर का मार्केटिंग हम नहीं कर सकते हैं, यही आपकी लिमिट है। तो दैट इज योर लिमिट। लिमिट आपने बता दी है कि हमारे 10K का बजट है, तो क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल ही तो बनाया आपने। ठीक है, देन आप वेरिएंसेस देख लो कि अगर उससे ज्यादा का लग रहा है या उससे कम का लग रहा है। अगर कम का लग रहा है तो इट इज वेरी गुड, आपके पैसे बच रहे हैं। ज्यादा का लग रहा है तो वो चीज मैनेज करने वाली चीज है। ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बजट बिकॉज परफॉर्मेंस की इवेल्युएट कैसे करोगे अपने डिपार्टमेंट की, बजट की वजह से ही करोगे। अगर मार्केटिंग वाले ने हमें 10K का उसको बजट दिया था पूरा का पूरा, और उसने हमें उससे कम में काम करके दिखाया है, तो हम उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं कि उसने उससे कम में हमें ज्यादा सेल ला के दिया जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बाहर थी। तो उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके हम उसको इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हो। अगर आपको
कि टीम से प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली यू विल प्रोवाइड सम इंसेंटिव टू देम। तभी तो वो मोटिवेशन फील करेंगे। अगर आप उनको कुछ भी नहीं दोगे तो वो चीज क्यों वो आगे आपके लिए हार्ड वर्क करेंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे? नहीं करेंगे। तो प्रोवाइड करता है एक बेसिस फॉर इवेल्युएटिंग ऑपरेशन परफॉर्मेंस एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। ठीक है ना। रिस्क को मैनेज करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रिस्क भी मैनेज करता है। रिस्क रिस्क को कैसे मैनेज करता है? बिकॉज हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं पोटेंशियल फाइनेंशियल शॉर्टफॉल को एंड कितना सरप्लस हो रहा है एंड अलाउइंग फॉर प्रोएक्टिव एडजस्टमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने वही एग्जांपल दिया था कि अगर हमारा मार्केटिंग का जो बजट है वो 11 के जा रहा है, 11 के जा रहा है, तो 1 के का क्या है? एक शॉर्ट अमाउंट है। अब जब देखो बजट से ऊपर की चीजें जा रही हैं तो वो चीज सोचने वाली है। तो फाइनेंशियल शॉर्टफॉल आ सकता है आपका, ठीक है, सरप्लस में आपका बजट जा सकता है, तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। सो दैट इज रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। बिकॉज कम्युनिकेशन एक टूल है जो कि क्लियरली डिफाइन करता है फाइनेंशियल गोल को एंड ऑपरेशनल प्लान को फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन के बेसिस पे ही तो आप अपने गोल को बता पाते हो, अपनी पूरी टीम को समझा पाते हो, सारी चीजें बता पाते हो क्यों हमें इस बजट के अंदर काम करना है, कैसे कैसे क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। उसके थ्रू ही तो आप बता पाते हो, कम्युनिकेशन के थ्रू। अब देखो बेनिफिट्स क्या हैं बजट्स के एंड लिमिटेशंस क्या है। बेनिफिट सबसे पहले देते हैं कि एंकरेज करता है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को एंड प्रोएक्टिव प्लानिंग को। क्योंकि हम स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करते हैं। स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या होता है? कि हम एक यू नो स्ट्रैटेजी वाइज थिंकिंग करते हैं। ठीक है कि पहले हमें क्या करना है कि हमारा पूरा का पूरा बजट है 100 के का है। देन फिर हम प्लानिंग में कितना देंगे डिपार्टमेंटल वाइज। तो एक पूरी की पूरी बहुत फास्ट वे में पूरा स्ट्रैटेजिकली मैनर में आपको पूरी थिंकिंग करनी पड़ती है। प्रोएक्टिव प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर पाता। एनहांस करता है अकाउंटेबिलिटी को थ्रू डिटेल्ड ट्रैकिंग ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, ठीक है। एनहांस करता है अकाउंटेबिलिटी को थ्रू डिटेल ट्रैकिंग ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब पता है मार्केटिंग वालों को उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि उनको 10 के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेल लेनी है। तो उनको पता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको पता है कि क्या हमारा चीजें हैं, कैसे हमारी परफॉर्मेंस को एनालाइज की जाएगी। ठीक है। प्रमोट करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बाय अलाइनिंग रिसोर्सेज यूसेज विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है। ऑपरेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी ही बिकॉज हमें पता है हमारे सारे रिसोर्सेज जो हैं वो अलाइन कर दिए गए हैं वन बाय वन विथ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर हम 10 के में इतना हम अचीव कर लेते हैं, फाइनेंशियल गोल को इतना अचीव कर लेते हैं तो हम गोल में रीच कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन कर दिया आपके गोल को अपना। लिमिटेशंस, लिमिटेशन may become outdated if market condition change। आप देखो, आप जो आपका बजट है ना, ऐसा तो नहीं होता कि बजट एक बार बना दिया लाइफ टाइम वैलिड रहे, ऐसा तो नहीं होता। तो बजट जो है वो आउटडेटेड भी होता है अगर मार्केट कंडीशन है वो चेंज होती रहे रैपिडली। बहुत जल्दी जल्दी अगर मार्केट की कंडीशन चेंज होती रहेगी तो योर बजट विल बी आउटडेटेड। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बजट को क्या कर सके, अपडेट करते रहें। ठीक है। इंडिया में भी देखोगे तो बजट हर साल आता है ना। तो इट इज लाइक दैट ओनली कि हमें अपडेट करते रहना है। ऐसे नहीं है कि अगर एक साल बना दिया तो उसको सालों साल चला रहे हैं, वो चलेगा ही नहीं पहली बात तो। कैन बी टाइम कंज्यूमिंग टू प्रिपेयर एंड रिक्वायर रेगुलर अपडेट। टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है बिकॉज सारी की चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, एनालाइज करनी पड़ेंगी, प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, अपडेट करना पड़ेगा अपनी टीम को कि हमने एक नया बजट बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। मे लीड टू रिजिडिटी। बजट जो है वो रिजिड होता है। ठीक है। फ्लेक्सिबल भी होते हैं बजट, फिक्स्ड भी होते हैं, वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है फ्लेक्सिबिलिटी को इन अडेप्टिंग टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस को। तो ये कुछ केसेस में एप्लीकेबल है, कुछ में नहीं, बिकॉज हम पे फ्लेक्सिबल बजट भी होता है एंड फिक्स बजट भी होता है। बट द थिंग इज कि जब आप बजट बजट का मतलब ही क्या होता है? बजट का मतलब क्या होता है? ये एक लिमिट हमने सेट कर दी है कि इस लिमिट के ऊपर हमें नहीं जाना है। तो क्या है, एक रिजिड ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं हम बजट को। ठीक है। हालांकि होता है, सॉरी, हालांकि हम ऑप्शन रखते हैं फ्लेक्सिबल बजट का कि अगर अगर ये तो चलो हमारी ये फाइनल 10 की लिमिट है, बट हम 2 का इसमें और सह सकते हैं, मतलब और ऊपर जा सकते हैं।
दैट इज योर हाईएस्ट। तो इसको हम कहेंगे फ्लेक्सिबल बजट। ओके, तो काइंड ऑफ एक रिजिडिटी है 10K की, हमने एक लिमिट फिक्स कर दी है, मींस रिजिडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी का रिड्यूस करते हैं एंड अडेप्टिंग टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में हम ये चीज नहीं कर पा। हम 12K से ऊपर जा सकते हैं क्या? नहीं, नहीं जा सकते। तो दैट इज द थिंग। अब देखो, हमने बजट पढ़ा था, बजट सबको समझ में आया। अब उसी बजट में जब हम कंट्रोलिंग के स्टेप्स लगा देते हैं तो वही हमारा बजट कंट्रोल बन जाता है। ठीक है, देखते हैं इन डिटेल में, समझते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले पढ़िए। बजटरी कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, बजट को प्रिपेयर करते हैं एंड कंपेयर करते हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द बजटेड फिगर। एंड अगर उसमें कोई करेक्टिव एक्शंस है तो उसमें हम टेकिंग करेंगे करेक्टिव एक्शन, ताकि हम इंश्योर कर सके कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को मीट कर सकें। समझ में आया? इजी डेफिनेशन। ठीक है, बजटरी कंट्रोल क्लियर हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात समझो, जहां पे आप अपना बजट को प्रिपेयर कर लिया है आपने, एंड आप क्या कर रहे हो, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हो। किससे? एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हो किससे? जो आपने प्लान करी थी। ठीक है, प्लान परफॉर्मेंस। एंड जो भी गैप है वो आप बजटरी कंट्रोल के थ्रू क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है, करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। ठीक है, अब क्लियर हुआ? ठीक है, प्रोसेस है जिसमें हम बजट बनाते हैं एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और उसके गैप को क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। तो यही डेफिनेशन है पूरी की पूरी। ओके, ऑब्जेक्टिव देखो, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे बजटरी कंट्रोल के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम क्या करें, एस्टेब्लिश करें एक डिटेल प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। 1 साल का है या फिर आपने 3 मंथ का बनाया है, क्वार्टर वाइज बनाया है, तो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड आपने एक पूरा का पूरा डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन बना लिया, कोऑर्डिनेट कर ली उसकी सारी एक्टिविटीज अक्रॉस योर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कंट्रोल करना कॉस्ट को एंड मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को। कंट्रोल कॉस्ट हमारी जितनी कम से कम लगे उसको हमें उतनी कम से कम करना है, एंड जितना हम अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकें उतना हम अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और क्या है, इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कोई भी वेस्टेज ना करे रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमम यूज कर सके। टू प्रोवाइड अ बेंचमार्क फॉर मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस। बेंचमार्क एक सेट करो ताकि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को उससे मेजर कर सको। दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, डेफिनेटली कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। अब देखो, सबसे मेन चीज स्टेप्स। क्या स्टेप्स हैं बजटरी कंट्रोल के? सबसे पहला स्टेप क्या रहता है कि हमें स्टैंडर्ड बनाना है। सेट करो अपना स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसे कि वी हैव टू मेक अ प्लान फॉर विच वी नीड टू प्रिपेयर द बजट। We should have a target which we need to achieve through the budget. For example, we have set a standard that the expenditure for the trip would be 50,000. ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लो जिसके लिए आपको वर्क करना है। ठीक है, कोई भी कंपनी है आपकी, आपने एक बजट रखा कि मैं 50,000 खर्च करूंगा ट्रिप पे। ठीक है, इससे ज्यादा मैं खर्च नहीं करूंगा। तो ये क्या है, एक आपने एक स्टैंडर्ड रख लिया है, एक ऑब्जेक्टिव रख लिया है जिसके लिए आप क्या करना है, वर्क करना रहेगा। इसके बाद, इसके बाद क्या है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल्स। आप क्या करना है, जो भी आप प्लान लोगे, ठीक है, ये तो हो गया आपका टारगेट, टारगेट हो गया। एंड जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी उसको आप प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हो। जो भी गैप होगा उसमें हम कंपेयर कर लेंगे एट द लास्ट। तो वही है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे ऑफ एक्चुअल्स। इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल रिकॉर्ड द एक्चुअल परफॉर्मेंस, which means that what we have achieved in the actual situation. For example, the actual expenses for the trip came out to be 60,000. अब देखो, स्टैंडर्ड तो हमने ये बनाया था, बट अगर हमने देखा एक्चुअल तो एक्चुअल हमारा 60,000 आया। अब नाउ हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्चुअल सिचुएशन को विद दी प्लान्ड वन।
अब देखा तो हमारा यहाँ पे 10,000 ज्यादा लग गए हैं, लग गए हैं ना। तो कैसे पता चला? कंपेयर करके ही तो पता चला ना एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपकी स्टैंडर्ड से। इसके बाद क्या करेंगे, हम डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू कंपेयर द एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड्स एंड वी विल फाइंड आउट द डेविएशन। डेविएशन मतलब डिफरेंस बिटवीन दी टू। क्या डिफरेंस था? हमने 10,000 का डिफरेंस निकाला था। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल डेविएट्स बाय 10,000 फ्रॉम द स्टैंडर्ड और द प्लान। ठीक है, तो 10,000 का हमारा ज्यादा पैसा लग गया इसमें, ट्रिप में। दैट इज द डेविएशन। इसके बाद क्या करना है, रेमेडी एक्शन निकालने हैं, रेमेडियल एक्शन निकालने हैं। ठीक है, उसको शॉर्ट आउट करने का ट्राई करना है। इन द लास्ट स्टेप वी हैव टू टेक अ करेक्टिव एक्शन इफ देयर आर डेविएशन। अब 10,000 का हमारा यहाँ पे ज्यादा पैसा लग गया, तो इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो ये चीजें हम सोच के चलते हैं बजटरी कंट्रोल करने। ठीक है, अब देखो एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन हमारा इंप्रूव होता है, बिकॉज सारे के सारे जो डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज हैं वो अलाइन हो जाती हैं विद दी ऑर्गेनाइजेशन गोल। इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल रहता है, बिकॉज आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज क्या है आपकी, क्या नहीं है, कहाँ आपको पैसा लगाना है, कहाँ आपको नहीं लगाना है। परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाते हो, बिकॉज अपने एक्चुअल रिजल्ट को आप कंपेयर कर पाते हो विद दी बजटेड फिगर। बेटर डिसीजन मेकिंग रहती है, बिकॉज आपको एक फाइनेंशियल इंसाइट्स मिल जाते हैं फॉर दी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अगर आपके डेविएशन आ रहे हैं तो वहां पे आप क्या करोगे, डिसीजन डिसीजन मेकिंग ही तो करोगे कि कैसे हम इसको कम करना है। प्रिवेंट करोगे वेस्ट को एंड इनएफिशिएंसी को, ताकि आप ऑप्टिमम यूज कर सको, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सको ऑप्टिमम ना। लिमिटेशंस क्या है बजटरी कंट्रोल के? लिमिटेशन ये है सबसे पहला, ये रिजिड है। ठीक है, budget may become the inflexible, hindering the ability to adapt quickly to change the market condition or unexpected opportunities। तो बजट देखो रिजिड होता है कभी कभी, जैसे कोविड 19 की सिचुएशन थी, क्या है, एक एनवायरमेंटल चेंज है। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखोगे तो बजट काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? सो उस केस में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो बजट इज अ काइंड ऑफ रिजिड थिंग, इनफ्लेक्सिबल होता है, पॉसिबल नहीं होता कि हम इसको बहुत एनवायरनमेंट के हिसाब से इसको बार बार चेंज करते रहें। ठीक है, बिकॉज काफी ज्यादा हमारा इसमें टाइम लगता है, काफी ज्यादा मैन पावर लगती है, काफी ज्यादा इसमें हमें टाइम कंज्यूमिंग है सारी चीजें अलाइन करना, फिर वापस से कम्युनिकेट करना, फिर वर्क करना। इसके बाद 3 महीने के बाद फिर कोई चेंजेस आए एनवायरनमेंट के अंदर, फिर आपने चेंज किया, तो आप अगर प्लानिंग ही करते रह जाओगे तो उसको एग्जीक्यूट कब करोगे? तो इट इज लाइक दैट ओनली, टाइम कंज्यूमिंग है। एज आई सेड कि द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग डिटेल बजट एंड मॉनिटरिंग देम कैन बी लेबर इंटेंसिव एंड रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट मैनेजरियल टाइम एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो वही चीज है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है। पोटेंशियल फॉर शॉर्ट टर्म फोकस, शॉर्ट टर्म फोकस के लिए ये अच्छा होता है, बिकॉज ओवर एम्फेसिस ऑन बजटरी टारगेट में लीड टू शॉर्ट टर्म माइंडसेट, समटाइम्स एट द एक्सपेंसेस ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक गोल्स। ठीक है, तो पोटेंशियल है ये शॉर्ट टर्म फोकस के लिए, पोटेंशियल है फॉर शॉर्ट टर्म फोकस के लिए। लार्ज लॉन्ग टर्म के लिए ये एक डिसएडवांटेज के टाइप से हम देख सकते हैं कि हम शॉर्ट टर्म के लिए तो बजट प्रिपेयर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि यू कैन प्रिपेयर अ बजट फॉर अ 5 ईयर और वेरी लॉन्ग पीरियड के लिए बजट वो काम नहीं कर पाता है, बिकॉज कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं एज पर द एनवायरमेंट। तो बजट को नीड पड़ती है कि हम उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको रिवाइज करते रहें, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहें। तो दैट इज द थिंग। ठीक है, रिस्क, रिस्क ऑफ इनएक्यूरेट एस्टिमेट, रिस्क रहता है कि इनएक्यूरेट एस्टिमेट आए, क्योंकि इन द इनिशियल डेटा और assumption आर फ्लॉड, द एंटायर बजटरी कंट्रोल प्रोसेस में लीड टू मिसलीडिंग कंक्लूजन एंड डिसीजन। तो वही है कि अगर इनिशियल डेटा में अगर कोई फ्लॉ निकल के आ गए ना, तो आपकी जो एंटायर बजटरी कंट्रोल का प्रोसेस है उसमें मिसलीडिंग एक्टिविटीज आ सकती हैं, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आ सकती हैं, डिसीजन एंड कंक्लूजन। तो वो चीज है कि अगर आपने कोई भी इनएक्यूरेट एस्टिमेशन ले लिया तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा सारा का सारा बजटरी कंट्रोल इफेक्ट होगा। तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, सो नाउ ये तो हो गई हमारी थ्योरी पार्ट। अब यहाँ से है आपका वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लगा सकते हो,
वो चीज इस यूनिट की प्रैक्टिकल पार्ट यहीं से शुरू होगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ बजट। क्या टाइप्स है बजट के, तो ये मैंने दे रखे हैं। सेल्स बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है, रॉ मटेरियल बजट होता है, रॉ मटेरियल परचेज बजट है, ओवरहेड बजट, कैश बजट, मास्टर बजट, फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट। सारे के सारे हम एक एक करके देखेंगे, सभी का थ्योरी पार्ट एंड प्रैक्टिकल पार्ट ये करके चलेंगे। ठीक है, सेल्स का बजट हमारा क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन में हमें कितना बजट लेना चाहिए, कैसे कंपनी निकालती हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बजट कैन बी क्लासिफाइड, बजट को क्लासिफाइड किया गया है बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्राइटेरिया सच एज फ्लेक्सिबिलिटी, फंक्शन एंड टाइम के बेसिस पे हमने बजट को क्या करा है, क्लासिफाई कर रखा है। तो देखो, जैसे कि मैंने ऊपर तो आपको वन शॉट दिया ही था। ठीक है, पूरा का पूरा ये जो चीज है ये वीडियो है फॉर सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल बजट। ठीक है, ये चार टॉपिक है इसमें, एंड लेबर बजट। ठीक है, तो ये चार टॉपिक इस वीडियो से आपकी कवर अप हो जाएंगी। फॉर्मेट और फॉर्मेट वगैरह आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली आप ये वीडियो देख सकते हो। बाकी टॉपिक वाइज भी जैसे सेल्स बजट की बात करेंगे तो सेल्स बजट के लिए भी मैंने आपको प्रैक्टिकल की एंड कंसेप्ट की वीडियोस दी हुई हैं, तो वहां से आप अपनी इन डिटेल में चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा रिसोर्सेज इसलिए दे के चलती हूँ कि आप जैसे कुछ बच्चों को हो सकता है मेरी लैंग्वेज ना समझ में आए, तो डेफिनेटली आप इनकी वीडियोस देख लो, आपको आपका टाइम बचेगा। मैं आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज यू नो बीबी एंड बीएमएस जो है वो न्यू कोर्सेज हैं एंड इनके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो वो ही मेरा एक मेन मोटिव है कि आपको सारी के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एक ही जगह पे मिल जाए, आपको इधर उधर कहीं भी ना जाना पड़े। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट क्या होता है, ये वो बजट होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है फॉर डिफरेंट फंक्शन, फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन इसको हमने क्लासिफाई करा है। जैसे कि सेल्स का सेल्स बजट, सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने ये सारी के सारे क्या करेंगे, क्लासिफाई करें। तो सबसे पहले इसमें आ रहा है सेल्स बजट। सेल्स बजट क्या होता है, सेल्स बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कंपनी की एक्सपेक्टेड सेल्स रेवेन्यू फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, यूजुअली अ मंथ, क्वार्टर और अ ईयर। तो सेल्स बजट क्या हुआ, एक फाइनेंशियल प्लान हुआ जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कंपनी की एक्सपेक्टेड सेल्स रेवेन्यू कितना रहेगा स्पेसिफिक पीरियड में, 3 महीने में हम कितना सेल्स रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर अ कंपनी। ठीक है, तो दिस इज द सेल्स बजट। इट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर अदर बजट। तो ये कैसा है, सेल्स बजट क्या है, फाउंडेशन है फॉर द अदर बजट। क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें सेल्स से ही क्या करती हैं, डिपेंड होती हैं। अगर आपके पास सेल अच्छी आई तभी तो आप प्रोडक्शन अच्छा करोगे, तभी तो आप मार्केटिंग अच्छी कर पाओगे, उनको पैसा दे पाओगे, अपने एम्प्लॉइज को पैसा दे पाओगे। तो सेल्स इज दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। आजकल क्या होता है, सेल्स पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, सेल्स वालों पे ध्यान नहीं देते हैं, बट द थिंग इज कि कंपनी में अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले करता है तो दैट इज योर सेल्स टीम। तो ऑलवेज अप्रिशिएट योर सेल्स टीम। ठीक है, अभी की माइंडसेट ही है ये कि सेल्स वालों को पता नहीं ऐसे क्यों देखते हैं, आई डोंट नो। बट द थिंग इज कि सेल है तो कंपनी है, सेल नहीं है तो कंपनी नहीं। इसीलिए सेल्स वाले पर्सन को ऑलवेज अप्रिशिएट करना चाहिए एज पर योर बिजनेस माइंड। ठीक है, तो ये फाउंडेशन होती है फॉर अदर बजट, जैसे कि प्रोडक्शन हो गई, मार्केटिंग हो गई, एक्सपेंसेस बजट हो गई। सिंस सेल्स ड्राइव मोस्ट बिजनेस ऑपरेशन, बिकॉज सेल्स ही जो है वो बिजनेस की ऑपरेशन चलाती है सबसे ज्यादा। ठीक है, नाउ तो बजट इज बेस्ड ऑन फैक्टर सच एज पास सेल कितना था, मार्केट के ट्रेंड कितने थे, सीजनैलिटी कितनी है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक कंडीशन। तो इन फैक्टर्स पे क्या है, ये सेल्स बजट डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ रही चीजें, आ रही होंगी यार। पर्पस देखो, क्या पर्पस है सेल्स बजट का, पर्पस ये है कि हेल्प करता है टू सेट अ रियलिस्टिक सेल्स टारगेट। ठीक है, सेल्स बजट निकाल पाते हो तभी तो
आप क्या कर पाओगे, टारगेट रख पाओगे अपने सेल्स टीम के आगे कि ये हमारा टारगेट है जो हमें अचीव करना ही करना है, राइट। असिस्ट इन रिसोर्स एलोकेशन, असिस्ट कर पाओगे रिसोर्स एलोकेशन, कितना हमें क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड सेल हमारी अगर है 10,000 की, 10,000 रुपीज की, और एक प्रोडक्ट है आपका कितने रुपए का, 100 रुपीज का, तो आपको प्रोडक्शन कितने की करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन कितने की करनी पड़ेगी, 100 यूनिट्स की करनी पड़ेगी, राइट। 100 यूनिट्स की आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। उसी के हिसाब से फिर क्या आप इन्वेंट्री मंगाओगे, रॉ मटेरियल मंगाओगे, सब कुछ करोगे। क्या है ये, रिसोर्स का एलोकेशन ही तो कर रहे हो आप, इन्वेंट्री, वर्क फोर्स कितना लगेगा, मार्केटिंग एफर्ट कितनी लगेगी, यही चीजें प्रोवाइड कर पाते हो। एक बेसिस फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, एक बेस प्रोवाइड होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का एंड डिसीजन मेकिंग का। ये चीज हम क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे थे कितना पैसा किसमें लगेगा, एंड डिसीजन मेकिंग कर रहे थे कि अभी हमें 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल इतना मंगाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल हमें अगर हमें कॉस्ट 100 रुपए की रखनी है तो हमें रॉ मटेरियल 90 रुपीज का मंगाना पड़ेगा, 50 रुपीज का बनाना पड़ेगा, लाइक दैट, ठीक है। एड्स इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड फोरकास्टिंग, ऑब्वियस सी बात है, परफॉर्मेंस एनालाइज होगी, इवैल्यूएट होगी, एंड फोरकास्टिंग करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। बिकॉज हम सारी चीजें फ्यूचर को लेके ही चलते हैं, बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पास। सेल्स बजट का देखो एग्जांपल क्या है यहाँ पे, कि एक एबीसी फर्नीचर कंपनी है जो प्रोड्यूस कर रही है, सेल कर रही है चेयर को, प्रोडक्शन भी खुद कर रही है एंड चेयर बेच भी खुद ही रही है। द कंपनी फोरकास्ट सेल्स फॉर द अपकमिंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर एंड प्रिपेयर सेल्स बजट। तो ये कंपनी क्या है, फोरकास्ट कर रही है सेल फॉर द अपकमिंग फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर, एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं बताओ, 3 मंथ होते हैं, ठीक है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, मतलब 4 क्वार्टर, ठीक है। तो ये कह रही है कि फर्स्ट क्वार्टर मतलब कि 3 महीने के लिए ये क्या कर रही है, सेल्स, सेल्स को फोरकास्ट कर रही है, अपकमिंग सेल कितनी आएगी हमारी, एंड उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेल्स बजट को प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ देखो एस्टिमेटेड, ये गिवन है आपको, गिवन डेटा है। एस्टिमेट सेल्स वॉल्यूम पर मंथ कितना है, जनवरी का आपका 15,000 यूनिट्स का है, फेब्रवरी का आपका 18,000 यूनिट्स का है, मार्च में आपका 2,000 यूनिट्स का है। एस्टिमेट सेल्स वॉल्यूम पर मंथ यहाँ पे दिया। सेलिंग प्राइस क्या है आपका पर यूनिट का, दैट इज $50, ठीक है। एक्सपेक्टेड आपको दे दिया सेल्स कितनी होने वाली है एंड प्राइस दे दिया। अब क्या निकालना है आपको, सेल्स बजट की कैलकुलेशन करनी है, वेरी इजी, आपको जस्ट एलोकेशन करना है, नथिंग एल्स। कुछ कुछ भी हार्श यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है कि बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की कैलकुलेशन है, नहीं। देखो सेल्स बजट की कैलकुलेशन क्या है, मंथ हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, एस्टिमेटेड सेल्स जो गिवन थे हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या थी यहाँ पे हमने लिख लिया है। हम यहाँ पे टोटल सेल्स रिवेन्यू निकालनी है कैलकुलेशन करके। आप देखोगे एस्टिमेटेड सेल्स यूनिट दी हुई है, सेल्स प्राइस दिया है, तो टोटल आप निकाल सकते हो, टोटल सेल्स रिवेन्यू आपको कितना होने वाला है। तो 15,000 इंटू करोगे 50, तो आपका $75,000 का क्या आ जाएगा, जनवरी मंथ का सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। सेम लाइक दैट आप फेब्रवरी मंथ का निकाल लो एंड मार्च का निकाल लो, तो टोटल क्वार्टर का आपका सेल्स रेवेन्यू आ गया, ठीक है। तो ये आपका बजटेड सेल्स रेवेन्यू आ गया जो आप करोगे, बस इतना इजी है सेल्स बजट बनाना। फाइनल सेल्स फॉर बजट क्वार्टर 1 कितना आया, $265,000। ये दैट इज योर एक्सपेक्टेड सेल्स रेवेन्यू जो आपकी जनरेट हो। ये एजम्पशन क्या करी है हमने इस क्वेश्चन में, कि सेल्स जो है वो कंसिस्टेंट रहेगी विदाउट द मेजर मार्केट चेंजेस, ठीक है। कोई भी हम मार्केट चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम नहीं चल रहे, कंसिस्टेंस ले रहे हैं सेल्स को। नो प्राइस फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग द क्वार्टर, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है। $50 हमने रखी थी जनवरी मंथ में भी, मार्च में भी एंड फेब में भी, तो फ्लक्चुएशन नहीं ले रहे हैं प्राइस का। एंड कंपनी के पास इनफ प्रोडक्शन है, मतलब उसके पास कोई भी प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है वो कम नहीं है डिमांड से। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कहा है कि 2,000 का हमारा यहाँ पे क्या है एक्सपेक्टेड यूनिट है मार्च में, तो उसके पास मार्च में क्या है, कंपनी के पास वो ही नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, फिनिश गुड्स ही नहीं है,
ऐसा हम नहीं मान रहे। कंपनी के पास इनफ प्रोडक्शन कैपेसिटी है टू मीट इट्स डिमांड। ये हमारा सेल्स बजट था। अब ना, मैंने यहाँ पे तीन चीजें दी हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट वैसे मैंने समझा दिया है, बट द थिंग इज कि अगर आपको और डिटेल में जाना है तो डेफिनेटली यू कैन वॉच इट फॉर कॉन्सेप्ट, और जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो आप डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करने जा सकते हो। ठीक है, तो दैट इज योर प्रॉब्लम, जिसको आपको देखना ही देखना है, स्किप नहीं करना है, देखना ही देखना है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 एंड प्रॉब्लम नंबर 2 मैंने आपको यहाँ पे दे दी। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख लीजिएगा। एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, एंड कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। राइट। प्रोडक्शन बजट देखो, प्रोडक्शन बजट क्या है? फाइनेंशियल प्लान है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स अ कंपनी नीड्स टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड टू मीट एक्सपेक्टेड सेल्स डिमांड व्हाइल मेंटेनिंग एन ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल। तो प्रोडक्शन बजट क्या है? सेल्स बजट के अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो सेल्स बजट के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हम प्रोडक्शन बजट इसलिए करते हैं, ये एक फाइनेंशियल प्लान होता है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें क्या करने पड़ेंगे? प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ताकि हम क्या कर सकें? एक्सपेक्टेड डिमांड को मीट कर सके। ठीक है, एक्सपेक्टेड सेल्स डिमांड को मीट कर सके। राइट, यही होता है हमारा प्रोडक्शन बजट। अब फॉर्मूला क्या है फॉर द प्रोडक्शन बजट को निकालने के लिए? रिक्वायर्ड प्रोडक्शन यूनिट। कैसे निकालोगे? कितना हमें प्रोडक्शन यूनिट का रिक्वायरमेंट है? तो एक्सपेक्टेड जितनी भी सेल्स यूनिट है प्लस में डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री। अब देखो प्रोडक्शन बजट में क्या होता है, सपोज करो सेल्स, एस्टिमेटेड सेल्स जो थी आपकी 1500 यूनिट्स की है। जैन मंथ की बता रही हूँ सिर्फ, जैन मंथ की। ठीक है, 1500 यूनिट्स की एक्सपेक्टेड सेल्स है। बट बट ऐसा तो नहीं है कि कंपनी सिर्फ 1500 यूनिट्स की ही, अगर हमारी एस्टिमेटेड सेल्स इतने की है तो क्या कंपनी इतना ही प्रोडक्शन करती है? नहीं, इतना नहीं करेंगे कभी भी। वो सोचती है कि हमारा ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए, हमें चलेगा, बट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। तो इसी में मैं क्या करूंगी? 500 का सरप्लस लेके चलूंगी। ठीक है, मतलब डिजायर्ड एंडिंग कि इतना अगर मेरा बिक भी जाए ना तो इतना मेरा बच जाए। ठीक है, एज एन एक्स्ट्रा। तो डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री जो हम चाह रहे हैं कितना हमारा बच जाए। ठीक है, तो वही है, फिर माइनस कर दो कि बिगिनिंग इन्वेंट्री, अभी आपके पास कितना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है उसको आप माइनस कर दोगे, तो वही चीज आ जाएगी आपकी, कितना आपको प्रोडक्शन करने की रिक्वायरमेंट। एक्सपेक्टेड सेल्स को प्लस कर दो डिजायर्ड एंडिंग से एंड माइनस कर दो बिगिनिंग इन्वेंट्री से। फॉर्मूला समझ में आ गया है? हम नीचे एग्जांपल करेंगे तो वहां से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पर्पस क्या है प्रोडक्शन बजट का? पर्पस यही है कि आपका प्रोडक्शन जो है वो अलाइन हो जाए विद द सेल्स फोरकास्ट। ठीक है, हेल्प करे मैनेज करने में रॉ मटेरियल को एंड लेबर की रिक्वायरमेंट्स को, प्रिवेंट करे अंडर प्रोडक्शन, मतलब कि हमारा अंडर प्रोडक्शन ना हो और ओवर प्रोडक्शन ना हो, जरूरत से ज्यादा हम सामान ना बनाए और जरूरत से कम भी हम सामान ना बनाए। एड्स इन कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल को कम करने के लिए, एफिशिएंसी प्लानिंग करने के लिए प्रोडक्शन बजट इंपॉर्टेंट है। यही पर्पस है। अब देखो प्रोडक्शन बजट का एग्जांपल देखो। एबीसी एक फर्नीचर कंपनी है जिसको क्या करना है? प्रोडक्शन बजट बनाना है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर का मतलब 3 मंथ ऑफ द ईयर। कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल क्या करती है? चेयर करती है। गिवन डेटा क्या है? जनवरी में उसकी एस्टिमेटेड सेल्स यूनिट क्या रहेगी? 1500 रहेगी। फेब्रवरी में 1800 रहेगी। मार्च में 2000 रहेगी। एंड डिजायर्ड एंडिंग की इन्वेंट्री कितना है? कि 20% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल्स का हमारा डिजायर्ड इन्वेंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ सेल्स के लिए हमारा 20% जो है इन्वेंट्री बचना चाहिए। बिगनिंग इन्वेंट्री कितनी है? जनवरी फर्स्ट में बिगनिंग इन्वेंट्री आपकी 300 यूनिट्स की है। ठीक है, दैट इज योर बिगनिंग इन्वेंट्री, शुरुआत में जनवरी। तो अब क्या करना है? स्टेप 1 में कंप्यूट करना है एंडिंग इन्वेंट्री कितनी रहेगी फॉर ईच मंथ। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री हमें देखो हर मंथ में लिखा है ना कि ऑफ द नेक्स्ट मंथ हमें 20% बचना चाहिए नेक्स्ट मंथ सेल्स के लिए। तो वही है कि आप सबसे पहले हम क्या करेंगे? एंडिंग इन्वेंट्री निकालेंगे एवरी मंथ।
मार्च में हमारा कितना प्रोडक्शन दिखाया था यहाँ पे? 1500 दिखाया था। एक्सपेक्टेड यूनिट के लिए। अब देखो जनवरी की एंडिंग इन्वेंट्री में 20% ऑफ फेब्रवरी सेल्स आएगी। ठीक है, नेक्स्ट मंथ सेल लिखी है, 20% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल, मतलब कि फेब्रवरी का 20% ऑफ सेल यूनिट कितनी है? 1800 है। तो जैन की एंडिंग इन्वेंट्री कितनी होगी? फेब का 20% सेल, तो 20% ऑफ फेब्रवरी सेल, जनवरी की एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 20% इंटू 1800, 360 यूनिट्स आपकी आनी चाहिए जनवरी एंडिंग इन्वेंट्री। फेब्रवरी का निकालोगे सेम विद दैट, मार्च का आप सेल से 20% निकालोगे, मार्च के सेल का 20% निकालोगे 1400 यूनिट। और मार्च का कैसे निकालोगे? मार्च एंडिंग इन्वेंट्री निकालोगे 20% ऑफ अप्रैल एस्टिमेटेड सेल। एस्टिमेटेड सेल्स क्यों है? एस्टिमेट सेल इसलिए क्योंकि अप्रैल की आपके यहाँ पे दी नहीं है। तो आप कैसे निकाल सकते हो एस्टिमेटेड? एस्टिमेटेड आप निकाल लो डिफरेंस करके। ठीक है, यहाँ देखोगे तो 1500 से यहाँ पे कितना हुआ है? 200 का चेंज हुआ है। फिर यहाँ से 200 का चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि अप्रैल में भी हम 200 का एक्सपेक्ट कर लेते हैं। तो 2200 का हमने यहाँ पे अप्रैल का एस्टिमेट कर लिया है सेल्स। राइट। तो 440 यूनिट्स मार्च की एंडिंग इन्वेंट्री आ गई ना। अब हमें क्या करना है? प्रोडक्शन बजट बनाना। सेम लाइक दैट मंथ लिख लीजिए। एस्टिमेटेड सेल यूनिट क्या थी उसके सामने वो लिख लीजिए। डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स क्या है वो लिख लीजिए, ये हमने कैलकुलेट करनी थी। अब नाउ बिगनिंग इन्वेंट्री क्या है? बिगनिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स आपको दी गई है 300, एंड ये हम कंप्यूट कर लेंगे 360 एंड 400। अब देखो 360 हमें बिगनिंग की दी है जनवरी की, और 360 300 आपको गिवन है, यहाँ पे देखोगे 300 आपको यहाँ पे दिए है ना बिगनिंग की इन्वेंट्री, मेरी ना बिगनिंग इन्वेंट्री दी है। डिजायर्ड एंडिंग तो हमने निकाल ली, बिगनिंग की हमें जनवरी की दी है, बिगनिंग की हमें जनवरी की दी है, जनवरी की दी है। अब देखो फेब्रवरी का जो हमने यहाँ पे जनवरी का एंडिंग इन्वेंट्री फेब्रवरी में तो ट्रांसफर होगा, तो दिस इज योर बिगनिंग इन्वेंट्री ऑफ फेब्रवरी। 400 जो है डिजायर्ड फेब्रवरी का लास्ट एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो मार्च की बिगनिंग इन्वेंट्री में आ जाएगी, लाइक दैट। तो बिगनिंग इन्वेंट्री तीनों की निकल आई। अब रिक्वायर्ड प्रोडक्शन यूनिट क्या है? प्रोडक्शन यूनिट आप इजीली निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला यही था कि एस्टिमेटेड सेल्स को प्लस करेंगे डिजायर्ड एंडिंग में, बिगनिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे, यही फॉर्मूला था। निकाल लेना है। एंड में क्या करना है? टोटल निकाल देना है। टोटल आपकी एस्टिमेटेड सेल यूनिट आ जाएगी 5300, और यहाँ पे आपका यूनिट्स निकल आएगी। ठीक है, तो एस्टिमेटेड सेल आपकी 5300 की है। देखोगे यहाँ पे हमने 300 140 का क्या करा है? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया है। तो वही चीज मैंने बोला कि कभी भी हम ऐसे जितना सेल्स का एस्टिमेटेड सेल्स है उतना ही प्रोडक्शन नहीं करते, थोड़ा सा हम ज्यादा उसमें प्रोडक्शन। तो ये आपका प्रोडक्शन बजट था। आई होप प्रोडक्शन बजट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आई होगी सारी की सारी चीजें। बाकी मैं आपको क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी यूट्यूब वीडियो के थ्रू। तो टोटल प्रोडक्शन आपकी यहाँ पे आ गई है Q1 की 5440 यूनिट का आपको प्रोडक्शन बजट करना है। ठीक है, दिस इंश्योर अ कंपनी मीट सेल्स डिमांड वाइल मेंटेनिंग अ प्रॉपर इन्वेंट्री लेवल। तो इससे क्या होगा? आपका सेल्स डिमांड भी पूरी हो जाएगी, एक इन्वेंट्री लेवल भी मेंटेन रह पाएगा, इन्वेंट्री भी आपके पास रखा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास पूरा का पूरा खत्म हो। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको प्रोडक्शन बजट का। डेफिनेटली यू कैन डू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली प्रैक्टिस करो जाके दोनों क्वेश्चन। अब नाउ आप चलते हैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट क्या होता है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट एस्टिमेट करता है द क्वांटिटी एंड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन विद अ स्पेसिफाइड पीरियड। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट एस्टिमेट करता है कितनी क्वांटिटी एंड कितना कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है आपको, जिससे आप प्रोडक्शन कर पाओ विद अ स्पेसिफिक
पीरियड, ठीक है, तो कितना आपको रॉ मटेरियल कंजम्पशन लगेगा फॉर दी प्रोडक्शन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। क्लियर हो गया? हेल्प करता है बिजनेसेस को ताकि वो प्लान कर सके कितना उनका प्रोक्योरमेंट लगेगा, मैनेज कैसे करेंगे इन्वेंट्री को एफिशिएंटली, एंड कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे। ये बजट जो है वो डिराइव होता है प्रोडक्शन बजट से। अब देखो, आपने सेल्स बजट किया था, सेल्स बजट के बाद आपने प्रोडक्शन बजट किया। आप प्रोडक्शन से आपको यूनिट पता लग गई, कितनी आपको यूनिट प्रिपेयर करने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद फिर आपने क्या करा, यहाँ पे रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल मंगाओगे ना, आपको यूनिट तो पता चल गई कितना आपको प्रोड्यूस करना है। अब रॉ मटेरियल जितना प्रोड्यूस करना है उसके अकॉर्डिंगली आप रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बजट निकालोगे, तो थर्ड स्टेप में आपको रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट आ जाएगा। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में आपको रॉ मटेरियल मंगाना है ताकि आपके प्रोडक्शन यूनिट से मीट कर सको। तो यही यही कह रहे हैं कि ये जो बजट है ये डिराइव हुआ है प्रोडक्शन बजट से। एज द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस। हमें पता है कि क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल डिपेंड करती है कि कितना हमें प्रोडक्शन करना है, उसी के हिसाब से तो आप रॉ मटेरियल मंगाओगे। ठीक है, जितना आपको प्रोडक्शन करना है उसी के हिसाब से तो रॉ मटेरियल मंगाओगे। तो वही चीज है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पर्पस। पर्पस क्या है यहाँ पे? पर्पस ये है कि इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। ठीक है, आपका रॉ मटेरियल जो है वो हमेशा क्या रहे, अवेलेबल रह पाए, ठीक है, एंड हेल्प कर सके कॉस्ट एस्टिमेशन को एंड सप्लायर नेगोशिएशन में, प्रिवेंट कर सके ओवर स्टॉकिंग आपकी ना हो या फिर शॉर्टेज ना हो मटेरियल का कभी भी, एट कैश फ्लो रहे एंड प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग हमेशा चलती रहे। तो ये आपका पर्पस होता है रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बजट निकालने का। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो? यहाँ पे फॉर्मूला आपको गिवन है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, तो एबीसी एक फर्नीचर कंपनी है वुडन चेयर्स की, एंड ये क्या है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट इसको बनाना है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। फर्स्ट क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स का। तो गिवन डेटा आप देख लेते हैं, गिवन डेटा क्या है यहाँ पे। गिवन डेटा देखोगे, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन बजट, ठीक है, कितना रिक्वायरमेंट है। जनवरी में इतनी चेयर चाहिए आपको, फेब्रवरी में इतनी चेयर्स, मार्च में इतनी चेयर्स। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है जो आपको प्रोड्यूस करनी है। अब ना उसी के अकॉर्डिंग आप रॉ मटेरियल मंगाओगे। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है ईच चेयर को बनने के लिए आपको 5 kg का गुड लगता है। ठीक है, मतलब हर एक चेयर को बनाने के लिए आपको 5 kg का गुड लगता है। तो कॉस्ट पर केजी ऑफ गुड कितना है, 10 kg है, तो पर केजी के हिसाब से आपको $10 की कॉस्ट लगती है। और हर एक चेयर बनाने के लिए आपको 5 kg का क्या लगता है, मटेरियल लगता है, वुड लगती है। तो एक चेयर बनने के लिए कॉस्ट आप निकाल सकते हो, 5 kg इंटू $10 कितनी आ जाएगी, 50। $50 आपको लगते हैं एक चेयर बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो स्टेप 1 में आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, कितनी आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक चेयर को बनने के लिए 5 kg वुड चाहिए। आपको रिक्वायरमेंट सारी जनवरी के हिसाब से, फरवरी के हिसाब से, मार्च के हिसाब से प्रोडक्शन दी गई है कि कितनी आपको प्रोडक्शन करनी है। तो यहाँ लिख लो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितनी है, जनवरी की, फरवरी की एंड मार्च की। एंड वुड रिक्वायर्ड पर चेयर कितना है, 5 5 5। ठीक है, हर एक चेयर के लिए आपको क्या चाहिए, 5 kg का मटेरियल चाहिए। तो टोटल वुड रिक्वायरमेंट आप निकाल सकते हो, टोटल वुड रिक्वायर्ड केजी के हिसाब से निकाल सकते हो कि अगर आपको इतना प्रोडक्शन करना है तो आपको इतना क्या चाहिए, वुड चाहिए पर केजी, जनवरी मंथ के लिए। सेम विद दैट फरवरी मंथ के लिए, सेम विद दैट मार्च के लिए। तो आपको इतना क्वार्टर के हिसाब से, इतना 3 मंथ्स में आपको 27,200 kg का क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा फॉर योर प्रोडक्शन। क्लियर? ना कंप्यूट करना है रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपने। अब तो ये तो निकाल लिया कि कितनी केजी का आपको मटेरियल चाहिए, कितना आपका लगेगा। अब कॉस्ट कितना लगेगा, इसमें अगर आपको रॉ मटेरियल मंगाना है तो इतने भी कॉस्ट क्या लगेगा। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल वुड रिक्वायर्ड इनटू कॉस्ट पर केजी कर दो, सिंपल सी बात है ना। 27,200 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, जो आपका कॉस्ट पर केजी है, दैट इज योर $10, इजीली निकल आएगा। यहाँ से भी आप कर सकते हो,
राइट। गिव मी सेकंड। यहाँ पे हमने, ओके, ठीक है, तो यहाँ से हम पर मंथ के हिसाब से लेके निकाल रहे हैं। तो पर मंथ के हिसाब से 7,800 रिक्वायर्ड पर केजी हमने निकाला था। एंड $10 के हिसाब से हम 78,000, 92,000 एंड 1,02,000 के हिसाब से $2,72,000 का हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा। That is your budget. अब क्या करना है, फाइनल आंसर देखोगे तो रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है आपको। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है Q1 के लिए 27,200 किलोग्राम ऑफ वुड। एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना चाहिए उसके लिए, $272। ठीक है, $272। अब ना चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गई है जो आप सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपको बेटर क्लैरिटी और मिल जाए। अब देखो, जैसे रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाला था ना, वैसे रॉ मटेरियल परचेज का निकलेगा। अब ये तो हमने कंजम्पशन पे निकाला है, अब ये चीज परचेज पे निकल जाएगी। कंजम्पशन पे ही आप परचेज करते हो, अब कंजम्पशन हमें पता चल गया कि हमें इतना हमें कंजम्पशन करना है। ठीक है, कंजम्पशन हमारा निकल आया था कि कितना यूनिट हमें चाहिए, 27,200 कुछ ऐसे केजी के हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट निकल जाएगी। अब इसी के हिसाब से परचेज बजट निकाल लो, कितना आपको परचेज करना चाहिए। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो परचेज करोगे, सिंपल सी बात है। एक रॉ मटेरियल परचेज बजट एस्टिमेट करता है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में उसको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, कितना उसको खरीदना। ये इंश्योर करता है रॉ मटेरियल जो रहे वो अवेलेबल रह पाए प्रोडक्शन के प्रोसेस में, ताकि आपके ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल्स को मेंटेन कर सकें। एंड बजट जो है वो रॉ मटेरियल पे बेस्ड हो। ठीक है, ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो बजट है, ये रॉ मटेरियल पे बेस्ड है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो जैसे मैं सीरियल वाइज में पढ़ा रही हूँ ना, एक के बाद एक चीजें आपको इंटरलिंक्ड ही मिलेगी। बजट, कंजम्पशन बजट एंड अकाउंट फॉर बिगिनिंग एंड डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंटरी। तो कंजम्पशन बजट क्या है, ये स्टार्टिंग थी। कंजम्पशन बजट इज द स्टार्टिंग ऑफ द परचेज रॉ मटेरियल परचेज बजट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है रॉ मटेरियल परचेज बजट का, रॉ मटेरियल टू बी परचेज कैसे निकालोगे, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, कितना रॉ मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है फॉर प्रोडक्शन, प्लस में डिजायर्ड एंडिंग, कितना आप एंडिंग में रखना चाहते हो, एंड सेम विद दैट बिगिनिंग। ठीक है, तो ये आपका परचेज रॉ मटेरियल परचेज बजट का क्या है, फॉर्मूला है। पर्पस देख लो क्या पर्पस है। पर्पस यही है कि इंश्योर कर सके a स्टेडी सप्लाई ऑफ मटेरियल फॉर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन ना रुके आपका, इतना मटेरियल आपका अवेलेबल रहना चाहिए हमेशा। हेल्प करता है कॉस्ट के प्लानिंग में एंड कैश फ्लो को मैनेज करने में। प्रिवेंट करता है एक्सेस इन्वेंट्री बिल्डअप करने में एंड स्टोरेज में। एड्स करता है सप्लायर नेगोशिएशन में एंड प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी। दिस इज योर पर्पस। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं रॉ मटेरियल परचेज बजट का क्या है यहाँ पे। हाँ, रॉ मटेरियल परचेज बजट का एग्जांपल है। एजम्पशन क्या लिए है यहाँ पे, कि एक कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है 5,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। अब हर एक यूनिट को 2 kg का रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है। कंपनी स्टार्ट करती है 1,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टॉक। ठीक है, ये उसका बिगिनिंग का स्टॉक है। इफ वांट टू कीप एन एंडिंग इन्वेंट्री, अगर उसको इन्वेंट्री, उसको अपनी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी रखनी है, 15,000 kg की उसको अपनी एंडिंग इन्वेंट्री को रखनी है। एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिया गया है $10 पर केजी। इजिली निकाल लोगे कितना रॉ मटेरियल परचेज बजट चाहिए आपको, कितना करना है कितना नहीं करना है, इजिली निकाल लोगे। फॉर्मूला तो डायरेक्टली पुट करना है, कुछ नहीं करना। कैलकुलेशन यही है। सबसे पहले निकालो कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, 5,000 का प्रोडक्शन करती है, 2 kg का रिक्वायरमेंट पड़ती है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। राइट, इसके बाद रॉ मटेरियल टू बी परचेज, कितना रॉ मटेरियल आपको परचेज करना है। रॉ मटेरियल
इतना रिक्वायर्ड है, ठीक है, 10,000 kg की रिक्वायर्ड है फॉर प्रोडक्शन। तो उतना ही आप परचेज करने का निकाल सकते हो कितना। यहाँ पे आपको देखो फॉर्मूला गिवन है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड हमने निकाला था, एंड डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंटरी हमें दी गई है, और बिगनिंग इन्वेंटरी हमें पता ही है। तो सेम विद दैट 10,000 kg की हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। 1,500 kg जो चाहिए थी हमें, एंडिंग इन्वेंटरी चाहिए थी, गिवन थी वहां पे। एंड 1,000 kg क्या था, इसकी बिगनिंग इन्वेंटरी हमें गिवन है। तो 10,500 kg का रॉ मटेरियल हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। अब अगर हमें 10,500 kg का रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। कॉस्ट आपको गिवन थी कि आपको $10 पर kg का आपको यहाँ पे क्या है, प्राइस गिवन है। तो सेम विद दैट 10,500 kg को अगर आप 10 से इंटू करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पता लग जाएगी, दैट इज $1,05,000। तो इट इज योर टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो आपको पड़ेगी, ठीक है। तो जो चीज आपने निकाली है ना अभी कैलकुलेशन में, वही चीज हमने यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में कर दिया, ठीक है। तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना था प्रोडक्शन के लिए, क्वांटिटी गिवन है, रेट गिवन है, टोटल कॉस्ट निकल गई। डिजायर्ड इन्वेंटिंग इन्वेंट्रीज को प्लस करेंगे 15,000, एंड बिगनिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे। तो यहाँ से आपकी क्वांटिटी भी निकल आई, रेट भी निकल आया, टोटल कॉस्ट भी निकल आई। तो टेबल से करना है, जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से करना है, फॉर्मेट वाइज करोगे तो वहां पे नंबर ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे गिवन है दैट यू कैन सॉल्व फॉर मोर प्रैक्टिस नाउ। इसके बाद फिफ्थ है हमारा ओवरहेड बजट। ओवरहेड बजट क्या होता है, ओवरहेड्स पढ़े थे हमने, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में, जिसने यूनिट नंबर 1 नहीं देखी है, उसमें मैंने ओवरहेड्स को डिटेल में कवर किया है। तो वहां से आप यूनिट नंबर 1 देख लीजिएगा ओवरहेड बजट की। ओवरहेड बजट में सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि रिलेटेड होती है प्रोडक्शन से, ठीक है, रिलेटेड होती है प्रोडक्शन से, बट इनडायरेक्टली वे में होती है, डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। वही वो हमारी बजट, ओवरहेड बजट होती है, जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स क्या है, थ्री टाइप्स में होती है। फैक्ट्री ओवरहेड बजट होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अब डायरेक्टली प्रोडक्शन में तो नहीं लग रही लेकिन इनडायरेक्टली लग रही है। डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट हो गया, डायरेक्टली तो नहीं लग रहा, इनडायरेक्ट लग रहा है। सेम विद दैट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट जो है, जैसे कि ऑफिस से रिलेटेड कोई भी खर्चा, एक्सपेंसेस या फिर सैलरीज आप पे कर रहे हो ऑफिस में, तो वो आपका क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट है, तो आपको करना पड़ता है, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता प्रोडक्शन में, ठीक है, बट लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। ऑफिस का रेंट नहीं दोगे, एम्प्लॉयज वर्क कहाँ करेंगे, इट इज लाइक दैट। इसके बाद फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है, जब भी आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, इसके बाद वो कैसे बिकेगा, तो वो वर्क जो होता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का होता है, जैसे कि एडवर्टाइज करना, डिलीवरी चार्जेस, तो ये आफ्टर प्रोडक्शन का वर्क होता है, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट द थिंग इज कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है प्रोडक्शन। पर्पस क्या है ओवरहेड बजट बनाने का, पर्पस ये है कि ये हेल्प करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, एंड ताकि हम एफिशिएंसी कर पाए, इम्प्रूवमेंट कर पाए, ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल करने में। असिस्ट करता है प्राइसिंग डिसीजन, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। तो जितना आपको ओवर ऑल कॉस्ट आएगा ना, ओवरहेड का जितना कॉस्ट आएगा, ठीक है, तो उससे आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो। कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो उसके हिसाब से ही तो आप अपने प्राइस रखोगे ना, यूनिट वाइज प्राइस रखोगे, राइट। तो प्राइसिंग डिसीजन करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है ओवर बजट, एंड इसी की वजह से हम प्रॉफिटेबिलिटी की एनालिसिस कर पाते हैं। इंश्योर करता है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर स्मूथ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रॉपर एलोकेशन हो पाए रिसोर्सेज का, ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है वो स्मूथ रहे, ठीक है, रेंट अच्छे से जाए, ताकि प्रोडक्शन में कोई हैम्पर ना हो, सैलरीज जा रही है एम्प्लॉयज की, तो ये सारी चीजें होनी इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रोडक्शन में कोई भी चीज की कमी ना हो पाए। एड्स करता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, फोरकास्टिंग में, क्योंकि बजट तो देखो फोरकास्टिंग फ्यूचर से रिलेटेड ही होता है, फोरकास्टिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है, ये पर्पस है।
यहाँ पे एग्जांपल गिवन है ओवरहेड बजट का, तो एग्जांपल देखो। एजम्पशन क्या है कि कंपनी है फोरकास्ट करती है प्रोडक्शन कितना करेगी, 10,000 यूनिट्स का करेगी फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 3 मंथ। एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट कितनी है, एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट देखो आपको गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन है एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट कितनी निकल के आएगी। अब दैट इज नॉट गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड इट आउट। तो ये एक आपको फॉर्मेट टाइप गिवन किया गया है, तो वहां से आप समझ सकते हो। तो 10,000 यूनिट्स का इसने सोचा है कि वो नेक्स्ट क्वार्टर में क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो ओवरहेड का टाइप्स हमें पता है, वेरिएबल ओवरहेड होते हैं एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड में इंडायरेक्ट मटेरियल, पावर, यूटिलिटीज, मेंटेनेंस का कॉस्ट आ जाएगा। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी लग रही है आपकी एंड टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, कैलकुलेट कर सकते हो। फिक्स्ड ओवरहेड में आपके फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन। वेरिएबल में तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट पर यूनिट पे ये चीजें चेंज होगी, बट द थिंग इज कि आपकी फैक्ट्री रेंट क्या प्रोडक्शन पे चेंज होगी, कॉस्ट पर यूनिट पे चेंज होगी नहीं। जितना आपको मंथली फिक्स होगा वो आपको देना ही देना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट आपकी फैक्ट्री कॉस्ट की डायरेक्टली हम पुट करेंगे, बट वेरिएबल कॉस्ट की वो मल्टीप्लाई होके यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके टोटल फिक्स्ड ओवरहेड निकल के आ गए, यहाँ से आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ गए। दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपकी टोटल ओवरहेड की कॉस्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। कितनी आपका ओवरहेड की कॉस्ट लग रही है प्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो 10,000 यूनिट्स का अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो 63,000 रुपीज का क्या लग जाएगा, डॉलर का क्या लग जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट लग जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट रखनी पड़ेगी अपनी प्रोडक्ट की। वेरिएबल कॉस्ट है, इसको कैलकुलेट किया जाता है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में एंड फ्लक्चुएट करता है प्रोडक्शन लेवल पे कि कितना प्रोडक्शन करेंगे उसके हिसाब से हमारा वेरिएबल ओवरहेड जो है वो फ्लक्चुएट होता है। फिक्स्ड ओवरहेड जो रहता है वो रिमेन सेम रहता है, जितना भी प्रोडक्शन लेवल बढ़ाते रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टोटल ओवरहेड बजट फॉर द क्वार्टर इज $63,000 का आपका क्या आया, ओवरहेड का बजट आया, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको चीजें। तो जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी चीजें। तो यहाँ पे मैंने ओवरहेड बजट की क्वेश्चन दिया है, तरीके से। ओवरहेड बजट की बात, ये सारे के सारे बजट्स आने आपको बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं आपको पीवाईक्यूज करवाऊँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। द थिंग इज कि पास होना इज नॉट योर प्रायोरिटी, योर प्रायोरिटी शुड बी टू लर्न दैट सब्जेक्ट, कि वो सब्जेक्ट आपको क्या सिखाना चाह रहा है, तो वही चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो कैश बजट क्या है, कैश बजट जो है एक फाइनेंशियल प्लान है जो एस्टिमेट करता है कंपनी का कैश इनफ्लो कितना रहेगा एंड कंपनी का कैश आउटफ्लो कितना रहेगा ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब कि एक पीरियड में कितना उसका कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना पैसा उसको कंपनी में आ रहा है और कितना पैसा उसको जा रहा है। तो यही होता है हमारा कैश बजट। हेल्प करता है बिजनेस को टू मैनेज लिक्विडिटी, कितनी लिक्विडिटी है उसके पास। इंश्योर करता है सफिशिएंट कैश रहे उस ऑपरेशन के लिए, ठीक है। एफिशिएंट करता है बिजनेस को कि उतना उसके पास कैश अवेलेबल रहे ताकि वो ऑपरेशन की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। अवॉइड करता है कैश की शॉर्टेज को एंड एक्सेस आइडल फंड्स, मतलब ज्यादा हमें कैश रखना भी नहीं है बट इतना कम भी नहीं रखना, शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, एक्सेस भी नहीं होना चाहिए फंड्स का। दैट इज योर कैश बजट। पर्पस क्या है कैश बजट का, तो पर्पस यही है कि लिक्विडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। लिक्विडिटी क्या होती है, एट द टाइम आपके पास कितना अभी पैसा है, लिक्विड है, मतलब इजीली कन्वर्ट इनटू कैश। हेल्प अ कंपनी टू मेंटेन इनफ कैश टू मीट एक्सपेंसेस। अवॉइड करता है कैश की शॉर्टेज, मतलब पोटेंशियल शॉर्टफॉल जो भी होंगे उसको अवॉइड करेंगे। कंट्रोल करेंगे स्पेंडिंग को, ज्यादा स्पेंडिंग ना कर पाए, रेगुलेट कर पाए अपनी अननेसेसरीज एक्सपेंसेस को, उनको हटा सके। एड्स करता है डिसीजन मेकिंग में, डेफिनेटली सपोर्ट करता है प्लानिंग को में, इन्वेस्टमेंट में, लोन लेने में, फाइनेंशियल नीड्स में। तो इन सब चीजों में कैश बजट इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट इज योर पर्पस। की कॉम्पोनेंट क्या है कैश बजट के, की कॉम्पोनेंट हैं सबसे पहले है कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब है रिसिप्ट, जितना आपको पैसा आता है कंपनी में, जब पैसा आता है
तो वही होता है हमारा कैश इनफ्लो। लेकिन कंपनी में जब पैसा जाता है तो वो होता है कैश आउटफ्लो, जब भी आप पेमेंट करते हो सर्विसेज की। ठीक है, कैश इनफ्लो में देखोगे तो आपके कैश सेल्स हो गई, या फिर कलेक्शन फ्रॉम द क्रेडिट सेल, लोन प्रोसीड्स हो गई, लोन के आपको पैसे मिल रहे हैं, अदर इनकम जिसके एसेट्स बेच दिया कोई, इंटरेस्ट पे इनकम मिल गया, तो ये आपके कैश के इनफ्लोज है, पैसा आपके पास आ रहा है। कैश आउटफ्लो में आप पेमेंट्स करते हो बेसिकली, जैसे कि पेमेंट कर दिया आपने रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, इन्वेंट्री को लिए, सैलरीज पे कर दी, या फिर वेजेस पे कर दिए, रेंट, यूटिलिटीज एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पे करा, लोन रीपेमेंट्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट करिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इक्विपमेंट परचेज करें, तो दैट इज योर कैश आउटफ्लो, जिसमें आपका पैसा जा रहा है कंपनी। नेट कैश कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि कैश इनफ्लो कितना हुआ हमारे पास एंड टोटल कैश आउटफ्लो कितना हुआ। ठीक है, तो नेट कैश फ्लो आप निकालते हो यहाँ से, जिसमें टोटल कैश इनफ्लो कितना हो, कितना पैसा आया आपके पास, एंड माइनस करेंगे कितना पैसा गया, तभी तो आप बता पाओगे कितना आपके पास अभी पैसा मौजूद है। अगर आपके पास नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में है, सरप्लस में है, दैट इज गुड। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव में है, मतलब कैश की डेफिशिएट है, तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा फिर आपको, बिकॉज आपके खर्चे ही मीट नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज योर नेट कैश कैलकुलेशन। इसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस आता है। ठीक है, कैश अवेलेबल एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, कितना आपके पास कैश अवेलेबल है स्टार्टिंग में, पीरियड के स्टार्ट होने में। अगर आप 3 मंथ का निकाल रहे हो कैश बजट, तो कितना कैश ओपनिंग में अवेलेबल है। ठीक है, क्लोजिंग में कितना क्लोजिंग में कैश अवेलेबल है, तो दैट इज योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लोजिंग कैश कैश बैलेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं, ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस में नेट कैश फ्लो से आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा अगर नहीं है समझ में आया। एग्जाम्पल ये है कि एबीसी एक फर्नीचर कंपनी है, जिसको क्या करना है, कैश बजट प्रिपेयर करना है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर मतलब जनवरी फरवरी समझ। गिवन डेटा क्या है, कैश इनफ्लो कितना गिवन है, कैश इनफ्लो में कैश सेल्स जो हुई है वो 40% हुई है टोटल सेल्स। क्रेडिट सेल कितनी हुई है, 60% हुई है। 60% को कैसे कलेक्ट किया है, 50% जो है वो नेक्स्ट मंथ के लिए है, एंड उससे 50% जो है वो इन दी सेकेंड मंथ में मिलेगा। दैट इज योर क्रेडिट सेल, मतलब जनवरी मंथ में बिका है, तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, कि जैन मंथ में बिक गया बट पैसा नहीं है। बस पैसा कैसे आ रहा है, फेब्रवरी में आपके पास 50% आएगा, उसके बाद फिर मार्च में आपके पास कितना आएगा, 50%। तो ये क्रेडिट सेल्स ऐसे कलेक्ट हुई। ठीक है, समझ में आ गई। सेल्स रेवेन्यू कैसे निकालोगे, फ्रॉम दी सेल्स बजट से निकाल लोगे। ठीक है, टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना है, कैश सेल कितनी हुई है और क्रेडिट सेल कितनी हुई है, यहाँ से निकल आएगी। क्रेडिट सेल्स जो थी वो 40% हुई है, यहाँ से निकाल लोगे। क्रेडिट सेल कितनी हुई है, यहाँ से आप क्रेडिट सेल निकाल लोगे, तो टोटल सेल्स रेवेन्यू यहाँ से निकल आएगी। कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल से आपको कितना कलेक्शन हुआ था, तो कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल देखोगे तो जनवरी में 50% दिसंबर का क्रेडिट सेल आया होगा। एज्यूम कर लेते हैं कि दिसंबर में जो क्रेडिट सेल हुई होगी वो इतने डॉलर की हुई होगी। ठीक है, तो दिसंबर का जो क्रेडिट सेल है वो आपको जनवरी में मिला होगा 50%। ठीक है, जनवरी का फेब में मिला है एंड फेब का मार्च में मिला है। दैट इज योर अजम्पशन लेवल। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये फॉर्मेट के हिसाब से मैं आपको समझा रही हूँ, ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट द थिंग इज कि समझने के लिए कि क्वेश्चन को किया कैसे गया, फॉर्मेट कैसे है, तो उस पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे अटैचमेंट लगाई है ताकि समझ में आए। प्रॉपर क्वेश्चन तो वीडियो के अंदर मिलेंगे आपको, जो मैं लिंक्स आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब कलेक्शन आउटफ्लो देखोगे तो रॉ मटेरियल परचेज कितना किया गया है, are paid 50% in the same month and 50% in the next month मिला है। अदर मंथली एक्सपेंसेस देखोगे तो $10,000 से बिगनिंग कैश बैलेंस कितना है, $20,000 का बिगनिंग कैश ना। अब क्या करना है, सेल्स रेवेन्यू निकल गया ना। स्टेप वन में आप क्या करना है, कैश कलेक्शन निकालनी है, कितनी आपने कलेक्शन करी है कैश की। तो जनवरी मंथ में कैश सेल कितनी हुई थी, 30,000 की हुई थी, 36,000 की हुई है, मार्च में 40,000 की हुई है। ठीक है,
अब कितनी कलेक्शन आपको प्रीवियस क्रेडिट सेल्स से हुई थी? 30%, 50% ऑफ दिसंबर का 22,500 आया, क्योंकि 50% हमने जैन का क्रेडिट सेल लिया था। एंड 27,000 इसलिए आया क्योंकि 50% ऑफ फेब का क्रेडिट सेल मिला है। तो टोटल कैश इनफ्लो आपका यहाँ पे निकल के आ गया। कैश इनफ्लो निकल आया। अब कैश पेमेंट आपने कितनी करी होगी? कैश पेमेंट कितनी करी होगी? तो ये जो फिगर्स है ना, जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, ये फिगर मैंने कहीं क्वेश्चन में दी नहीं थी, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। दीज आर दी एजम्पशन। ठीक है, फॉर्मेट समझो। ठीक है, तो आपने कैश इनफ्लो निकाल लिया था, अभी कैश आउटफ्लो निकालोगे, कितनी पेमेंट करी गई है। करंट परचेज के लिए आपने जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, उसके लिए आपने जो भी खर्चे किए। ठीक है, प्रीवियस परचेजेस जो भी होंगे, अदर एक्सपेंसेस जो भी होंगे, एंड टोटल कैश फ्लो आउटफ्लो निकला आएगा आपका। इसके बाद स्टेप 3 में आप क्या करोगे? कैश बजट प्रिपेयर हो जाएगा आपका, जिसमें आप क्या करोगे? बिगनिंग कैश बैलेंस, टोटल कैश इनफ्लो, टोटल कैश आउटफ्लो, एंडिंग कैश बैलेंस आपका निकल के आ जाएगा। बिगनिंग में है टोटल कैश इनफ्लो कितना हुआ, कैश आउटफ्लो कितना हुआ, माइनस कर दो तो कहीं से निकल आएगा। तो यहाँ पे सरप्लस में है, यहाँ पे डेफिशिएट है, तो डेफिशिएट है कम। ठीक है, तो दैट इज योर एक्सप्लेनेशन। जनवरी में सरप्लस था, फरवरी में आपको कैश डेफिशिएट हुआ, इसमें क्या करना है? कंपनी को अरेंज करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। एंड मार्च में कैश डेफिसिट इतना हो गया जिसमें आपका सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल हो रहा है, मतलब लगातार 2 मंथ में शॉर्टफॉल आया है। तो इसमें आपको फंडिंग या फिर कॉस्ट रिडक्शन करने की नीड पड़ेगी आगे। आई होप इस क्वेश्चन में आपको अच्छा मजा आया होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैश बजट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये आता है आपके एग्जामिनेशन में कैश बजट बनाने के लिए। तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड जितना स्टार हो सके उसको स्टार मार्क कर लो। एंड आता है एग्जामिनेशन में कैश बजट बनाने के लिए। तो दिस इज दी 2 प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको दी गई हैं, तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो F12 की जो भी बुक है, वहाँ से आप न्यूमेरिकल्स देख सकते हो, उसमें भी आपको सॉल्व न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे और अनसॉल्व भी मिल जाएंगे। अदरवाइज यू कैन यूज योर गूगल। ठीक है, वहां से आप निकाल लो, आपको वैरायटीज मिल जाएंगी क्वेश्चंस की, या फिर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो दीज आर सम सेवरल ऑप्शन। इसके बाद देखो आता है मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होता है? मास्टर बजट, अब देखो हमने जितने भी बजट पढ़े हैं ना, उसका एक कलेक्टिव कैश बजट हो गया, सेल बजट हो गया, ये सब जोड़ दोगे ना, तो आपका मास्टर बजट तैयार हो जाएगा। तो यही चीज है, हमको कुछ भी नहीं है। मास्टर बजट क्या है? कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो सारी की सारी इंडिविजुअल बजट्स को क्या करता है? इंटीग्रेट इंटीग्रेट कर देता है, जोड़ देता है, ऑफ अ कंपनी टू प्रोवाइड अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ इट्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, यूजुअली अ ईयर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि कैश बजट वगैरह तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए बना लिया, बट एक मास्टर बजट जब आप प्रिपेयर कर लेते हो ना, मास्टर बजट उसकी कहते हैं जिसमें सारी की सारी चीजें कवर हुई। ये हमने देखो सीरीज वाइज में सारी की सारी चीजें थी, तो सीरीज वाइज में सारी की सारी चीजें मास्टर बजट में जब आप इंक्लूड कर दोगे, जैसे सेल्स बजट पहले आया था, फिर आपने प्रोडक्शन बजट निकाला था, फिर आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला था, फिर रॉ मटेरियल कितना परचेज करना फिर निकाला था। तो जैसे वन बाय वन कर दोगे ना, तो यही आपका मास्टर बजट प्रिपेयर होकर आ जाएगा। और ये कंपनीज प्रिपेयर करती हैं ताकि एक ही बार में सारी की सारी चीजें आपको ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, और ये यूजुअली एक ईयर के लिए बनवाया जाता है मास्टर बजट। हेल्प करता है प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, कॉस्ट को, एंड डिसीजन मेकिंग करने में। तो मास्टर बजट का टॉपिक मत छोड़िएगा, कैश बजट का टॉपिक मत छोड़िएगा, जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं। कॉम्पोनेंट क्या है यहाँ पे? तो कॉम्पोनेंट देखो यही है, 2 मेजर सेक्शन में सबसे पहले डिवाइड है। सबसे पहले है ऑपरेटिंग बजट। ऑपरेटिंग बजट में जिसमें इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड बजट होती है ना, वो आपकी ऑपरेटिंग बजट में आते हैं। जैसे कि सेल बजट हो गई, प्रोडक्शन बजट हो गई, डायरेक्ट मटेरियल बजट हो गया, डायरेक्ट लेबर बजट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट हो गया, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बजट हो गए, एंड बजटेड इनकम स्टेटमेंट आ गई। बजटेड इनकम स्टेटमेंट का मतलब जिसमें आप एस्टिमेट कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो ये आपके ऑपरेटिंग बजट्स हो गए। इसके बाद सेकंड पार्ट में देखोगे तो सेकंड पार्ट में आपके फाइनेंशियल बजट होते हैं। फाइनेंशियल बजट का मतलब कैश बजट, जिसमें आप इनफ्लो एंड आउटफ्लो देखते हो कैश का। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें प्लान इन्वेस्टमेंट कितनी है। बजटेड बैलेंस शीट निकालते हो, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है आपकी कंपनी की। तो ये 2 पार्ट में मास्टर बजट
होता है ना। अब ना, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आपको क्या है, दो प्रॉब्लम्स दी हैं that you can solve, ठीक है, क्योंकि हमने सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो इन डिटेल में पढ़ा है। इनको आप कंबाइन कर दोगे तो यही मास्टर बजट होता है। अगर आप ये देख लोगे वीडियोस तो आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, आगे चलते हैं। अब देखो, फंक्शंस के बेस में जितने भी बजट हमारे डिवाइड होने थे वो हमने कर लिए हैं। अब बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे जो भी बजट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, ये दो बजट्स आते हैं आपके फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है, तो डिफरेंस करके जाइएगा। डिफरेंस मैं अभी आगे बताऊंगी। सबसे पहले इंडिविजुअल बजट देख लेते हैं नंबर वन। तो यहाँ पे देखोगे फिक्स्ड बजट क्या होता है। फिक्स्ड बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो रिमेन अनचेंज होता है रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ द एक्टिविटी। मतलब कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है। अगर आपका 5000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तब भी उसके बजट फिक्स रहेंगे। 6000 यूनिट का होगा तब भी उसका फिक्स रहेगा। एंड उसका प्रोडक्शन अगर 10,000 यूनिट का हो जाएगा तब भी उसका फिक्स बजट रहेगा। तो फिक्स बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो हमेशा सेम रहता है, अनचेंज रहता है रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बिजनेस की लेवल एक्टिविटी बढ़ रही है कम हो रही है, ठीक है। ये प्रिपेयर किया जाता है स्पेसिफाइड लेवल ऑफ आउटपुट और रेवेन्यू एंड डज नॉट एडजस्ट विद द वेरिएशन इन द प्रोडक्शन स्टेज। ये प्रिपेयर किया जाता है स्पेसिफाइड लेवल ऑफ आउटपुट के लिए, ठीक है। एंड इसको एडजस्ट किया नहीं जा सकता वेरिएशन के साथ प्रोडक्शन में, बिकॉज लेवल ऑफ एक्टिविटीज डज नॉट अफेक्ट बजट। यूजफुल है स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। फिक्स्ड बजट जो है वो अगर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल है तब तो काम करेगा, लेकिन अगर एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है तो आपका फिक्स बजट काम, आपको प्रिपेयर दी फ्लेक्सिबल बजट। मैंने पहले भी समझाया था आपको फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट के केस में एनवायरमेंटल का फैक्टर इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल में करते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में फ्लेक्सिबल बजट ही यूजफुल होता है, बस एनवायरमेंट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है आपको अपने बजट। की फीचर्स क्या है यहाँ पे बजट के। ये सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ये चेंज नहीं होता है अगर एक्चुअल सेल या फिर प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट हुई एस्टिमेटेड फिगर से, तो ये चेंज नहीं होगा। ये यूज किया जाता है प्राइमरली कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए इन दी स्टेबल बिजनेस। ये बहुत ज्यादा कम यूजफुल है इन दी डायनेमिक इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्शन एंड सेल्स फ्लक्चुएट, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कम यूजफुल है जहाँ पे प्रोडक्शन एंड सेल्स जो है वो फ्लक्चुएट होती है। फिक्स बजट, फिक्स यहाँ पे फीचर्स दिखते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल से थोड़ा ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। एबीसी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रिपेयर करती है फिक्स्ड बजट फॉर द क्वार्टर वन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एस्टिमेट्स। तो यहाँ पे देखोगे तो गिवन है आपको डेटा कुछ। एस्टिमेटेड सेल्स गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। पर यूनिट के हिसाब से देखो आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको निकालने के लिए। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है यहाँ पे, फैक्ट्री का रेंट फिक्स्ड कॉस्ट है और किसी से गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट में आपको सैलरी गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है एंड एडमिन के एक्सपेंसेस गिवन है। तो फिक्स बजट आपको इजीली निकाल सकते हो। स्टेप वन क्या है, जिसमें फिक्स बजट प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू आएगा, ठीक है। तो पर यूनिट के हिसाब से सेल्स रेवेन्यू 5 लाख डॉलर की आ गई। वेरिएबल कॉस्ट आप यहाँ पे क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट सारी के सारे ऐड करोगे, ठीक है। तो पर यूनिट के हिसाब से आपको करना है, कैलकुलेट करना है टोटल, टोटल व्हाट, टोटल डॉलर्स कितनी लगेंगी, प्राइस कितना लगेगा रुपीज डॉलर्स, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉस्ट निकाल लोगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था आपका, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ से निकल के आ गया 25, दैट इज गिवन टू यू। ना, फिक्स कॉस्ट को हम प्लस करेंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी है, फैक्ट्री रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, एडमिन एक्सपेंसेस, ये आप देखोगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आई है यहाँ पे आपकी।
कॉस्ट कितने की आई है? फिक्स कॉस्ट आई है आपकी 1,15,000 की आई है, जिसमें नेट प्रॉफिट देखोगे तो 1,35,000 की यहाँ पे क्या आई है? नेट प्रॉफिट आई है, जब आपने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल को हमने कंसिडर ही नहीं करना है, फिक्स कॉस्ट में थोड़ी ना इंक्लूड करोगे, यहाँ तो माइनस। स्टेप 2 में आप एनालाइज करेंगे, जो भी हमने फिक्स बजट निकाला है उसको हमें एनालाइज करना है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पे निकल के आ गई है, जो कवर कर रहा है फिक्स कॉस्ट को एंड जनरेट कर रहा है प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट आपको इतना गिवन है एस्टिमेटेड सेल्स लेवल जितने के ऊपर। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स जो है इंक्रीज और डिक्रीज हुई तो बजट जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि लीड करेगा, मिसलीड करेगा कॉस्ट की एस्टिमेशन। ठीक है, that is not the actual figures when you are talking about the fixed budget. प्रॉब्लम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। स्किप मत करिएगा, जैसे सीरीज वाइज में चल रहे हैं वैसे सीरीज वाइज में आपको इसका पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट कर। अब देखो फ्लेक्सिबल बजट, यहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट क्या है? फ्लेक्सिबल बजट वो बजट है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन हो रही है, कितना सेल्स हो रहा है, कितना प्रोडक्शन वॉल्यूम हो रहा है, तो इसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर पाएंगे। Unlike a fixed budget which remain unchanged regardless the business performance, flexible budget को हम रिवाइज कर सकते हैं as the condition changes। ये कब प्रिपेयर कर करा जाता है? जब आपकी मल्टीपल लेवल ऑफ ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, तब आपको ये यूज में आता है, हेल्प करता है बेटर कॉस्ट कंट्रोल करने में एंड परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में। फ्लेक्सिबल बजट इज मोर यूजफुल व्हेन यू आर डीलिंग इन वैरायटी मल्टीपल लेवल ऑफ। की फीचर्स क्या है यहाँ पे? की फीचर्स देखोगे तो ये एडजस्ट हो जाता है डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट और सेल्स के हिसाब से, हेल्प करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, क्योंकि हम एक्चुअल कॉस्ट को बजट कॉस्ट से कंपेयर कर पाते हैं। मोर रियलिस्टिक एंड डायनेमिक होता है, ये डायनेमिक इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, ये फ्लक्चुएट डिमांड होती रहती है। परफॉर्मेंस वैल्यूएट करने के लिए यूज किया जाता है बाय कंपेयरिंग दी बजट विद द एक्चुअल रिजल्ट। की फीचर्स पे कुछ हमारे फ्लेक्सिबल बजट न्यूमेरिकल देखोगे यहाँ पे, तो न्यूमेरिकल यही है कि एक्स वाई जेड एक कंपनी है जो सेल करते हैं वीडियोस का। द कंपनी प्रिपेयर्ड अ 10,000 यूनिट्स बट ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड प्रोडक्शन इंक्रीजेस टू 12,000। ठीक है, अर्लियर क्या था? बजट हमने इतने का प्रिपेयर करना था 10,000 यूनिट्स का, बट अब क्या है, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से प्रोडक्शन 12,000 यूनिट में क्या हो गया, चेंज होगा। अब देखो गिवन क्या है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट जो भी आपको गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, फिक्स कॉस्ट जो कि अनचेंज रहेगा एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्ट दैट इज गिवन टू यू। अब यहाँ पे फिक्स बजट निकालेंगे, सबसे पहले फिक्स बजट निकालेंगे फॉर दी 10,000 यूनिट। ठीक है, फिक्स बजट मैंने आपको निकालना सिखाया था, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो, सेल्स रेवेन्यू सबसे पहले निकालो, वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी है वो निकाल लो, वेरिएबल कॉस्ट निकल गई 3 लाख की। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पे देख लिया 2 लाख से। ठीक है, फैक्ट्री के क्या, फैक्ट्री के हमारे टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी लगी है? 1 लाख। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दोगे फिक्स कॉस्ट से, तो आपकी 1 लाख की क्या आ जाएगी? नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। ना अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्लेक्सिबल बजट को प्रिपेयर करना है फॉर दी 12,000 यूनिट्स। ठीक है, देखो फिक्स्ड जो था ये तो हमने निकाल लिया, फ्लेक्सिबल बजट कैसे निकालेंगे? 12,000 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू आपको गिवन। ठीक है, ये चीजें हैं, वेरिएबल कॉस्ट कितनी गिवन है, यहाँ से निकल आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो, दैट इज 1 लाख। नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1,40,000। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमने क्या करा है, सारी की सारी चीजें देख ली है फ्लेक्सिबल बजट में एंड फिक्स बजट में। तो जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, वहां से आपको क्रिस्टल क्लैरिटी आएगी। हो सकता है आपको अभी कुछ चीजें समझ में ना आ रही हो, बट द थिंग इज कि फॉर्मेट के हिसाब से एलोकेशन आपको समझ में आ गई होगी, कहाँ आपको क्या चीजें एलोकेट करनी है। अब
एनालाइज देखोगे तो सेल्स रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ था, 5 लाख डॉलर से $6 में क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, जबकि यूनिट चेंज हुई थी 2000। वेरिएबल कॉस्ट कितना इंक्रीज हुआ था, $3 लाख से $3,60,000। फिक्स कॉस्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एंड नेट प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ था, दैट इज $40 इंक्रीज हुआ था। प्रॉब्लम यहाँ पे गिवन है, प्रॉब्लम्स यहाँ पे गिवन है फ्लेक्सिबल बजट के लिए। फ्लेक्सिबल बजट के लिए यू कैन सॉल्व थ्री प्रॉब्लम्स फॉर मोर क्लैरिटी। देखो डिफरेंस मैंने कहा था, डिफरेंस आ जाता है तो डिफरेंस देता है ना। डिफरेंस सबसे पहले डेफिनेशन है। फिक्स्ड बजट क्या है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन दी लेवल ऑफ एक्टिविटी। वेयर फ्लेक्सिबल बजट जो है वो एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू दी एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स लेवल के हिसाब से। अडेप्टिबिलिटी किसकी है, ये रिजिड होता है और ये चेंज नहीं होता है विद द फ्लक्चुएशन इन एनी एक्टिविटी। ये जो होता है ये डायनेमिक होता है, ये एडजस्ट हो सकता है बेस्ड ऑन द डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन देखोगे, फिक्स्ड बजट जो होता है वो डिफरेंशिएट नहीं होता है फिक्स्ड में एंड वेरिएबल कॉस्ट में इफेक्टिवली। फ्लेक्सिबल बजट को हम क्लियरली सेपरेट कर सकते हैं फिक्स्ड में, वेरिएबल में एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट में। सस्टेनेबिलिटी जो है ये रहता है, ये स्टेबल बिजनेस के लिए सस्टेन कर सकता है, फिक्स्ड बजट सरवाइव कर सकता है जहाँ पे प्रोडक्शन और सेल्स जो है वो कांस्टेंट रहे, वेरी ना हो। फ्लेक्सिबल बजट जो है वो डायनेमिक बिजनेसेस के लिए होता है जहाँ पे फ्लक्चुएशन रहती है डिमांड एंड प्रोडक्शन में। ठीक है। कॉस्ट का कंट्रोल देखो, कॉस्ट का कंट्रोल कहाँ ज्यादा रहेगा, फिक्स्ड बजट के केस में ये लेस इफेक्टिव है। ठीक है, बिकॉज ये एडजस्ट नहीं होता है ड्यू टू एक्चुअल कंडीशंस। एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से ये हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये लेस इफेक्टिव होता है। ये जो होता है कॉस्ट कंट्रोल के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है बिकॉज हम एज पर आवर प्रोडक्शन लेवल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। एक्यूरेसी इन डिसीजन मेकिंग देखोगे तो एक्यूरेसी के हिसाब से ये लेस एक्यूरेट होता है बिकॉज ये रियल टाइम डेटा को नहीं लेता है, रियल टाइम चेंजेस को नहीं कंसिडर करता है ऑपरेशंस में। ये एक्यूरेट रहता है बिकॉज इसमें हम एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से ही चीजें लेते हैं एंड चीजों को चेंजेस करते हैं। प्रिपरेशन कॉम्प्लेक्सिटी, ये सिंपल होता है एंड इजी टू प्रिपेयर होता है, वाइल फ्लेक्सिबल जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है आपको डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज। एग्जाम्पल देखोगे तो एक कंपनी है जो फिक्स्ड बजट बना रही है 5 लाख का फॉर द ईयर रिगार्डिंग ऑफ द सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, एक कंपनी है जो एडजस्ट कर रही है अपने बजट को 6 लाख से if sales increases to 4 lakh or if sales decreases like that. This is the example of fixed and flexible budget. I hope the difference is very, very, very much clear to you. ठीक है, since अगर कोई डाउट है आपको तो डेफिनेटली कमेंट डाउन। तो लास्ट आपका बजट है दैट इज जीरो। स्पेशल टाइप ऑफ बजटिंग में इसको हम लेते हैं दैट इज जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, जीरो बेस्ड बजटिंग is a budgeting approach where every expense must be justified from scratch for each new period, starting from zero rather than adjusting the previous year. तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, ये एक बजटिंग अप्रोच है जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस हो ना वो जस्टिफाइड होने चाहिए फ्रॉम दी स्क्रैच, मतलब स्टार्टिंग से ही वो जस्टिफाइड होने चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी जीरो rather than adjusting the previous year budget, रिक्वायर्ड जस्टिफिकेशन फॉर एवरी एक्सपेंसेस स्टार्टिंग फ्रॉम दी जीरो। अगर आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो आपको हर एक स्टेप पे ना जस्टिफाई होना चाहिए एक्सपेंस, कि अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो दैट शुड बी जस्टिफाइड इन योर प्रोडक्शन प्रोसेस, कुछ ना कुछ उसको इफेक्ट मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ चीजें आपकी आनी चाहिए। नो एक्सपेंसेस आर ऑटोमेटिकली कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड, कोई भी एक्सपेंसेस को ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड। हेल्प करता है एलिमिनेट करने में अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, जो भी हम करते रहते हैं ना फालतू के खर्चे करते रहते हैं, तो उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है जीरो बजटिंग। बिकॉज हमारा यहाँ पे मेन मोटिव क्या है कि स्टार्टिंग से ही स्क्रैच से ही योर एक्सपेंसेस शुड बी जस्टिफाइड, दैट इज योर यू नो ऑब्जेक्टिव। अब देखो यहाँ पे की फीचर्स क्या है, एवरी डिपार्टमेंट स्टार्ट विद जीरो बजट।
हर एक डिपार्टमेंट जो है वो जीरो बजट से स्टार्ट किया जाता है एंड मस्ट जस्टिफाई एक्सपेंसेस। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट है जीरो बजट से स्टार्ट होता है ना, जीरो रेवेन्यू से स्टार्ट होता है ना, धीरे धीरे करके रॉ मटेरियल खरीदेगा तब 10 रुपए खर्चा आएगा, फिर कुछ खरीदेगा फिर 20 रुपए खर्चा आएगा। तो वो जो खर्चे कर रहा है ना, दैट शुड बी जस्टिफाइड, तो उसने अगर ये खर्चा किया है तो क्यों किया है। फोकस किस में रहता है आपका, इसमें कॉस्ट कंट्रोल में रहता है ना, एफिशिएंसी में रहता है। ये हेल्प करता है एलिमिनेट करने में अननेसेसरी एक्सपेंसेस में। ये कब यूज किया जाता है, गवर्नमेंट में, कॉर्पोरेशन में, या फिर नॉन प्रॉफिट प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन स्पेंडिंग में हमेशा यूज किया जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग। एडवांटेज क्या है जीरो बेस्ड बजटिंग से, एडवांटेज ये है कि कॉस्ट एफिशिएंसी रहती है एंड यहाँ पे वेस्ट का रिडक्शन करने में हेल्प करता है एलिमिनेट अननेसेसरी एक्सपेंसेस बाय रिक्वायरिंग जस्टिफाइंग एवरी कॉस्ट। फोकस करता है स्पेंड फोकस इज स्पेंडिंग ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटी। बेटर रिसोर्स एलोकेशन हो पाते हैं आपके, बिकॉज फंड्स को एलोकेट कर पाते हैं बेस्ड ऑन दी नीड रेदर देन दी हिस्टोरिकल स्पेंडिंग। ठीक है, नीड के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि पिछले महीने इतना खर्च किया था तो इस महीने भी हम इतना खर्च कर देंगे। एंकरेज करता है डिपार्टमेंट को ऑप्टिमाइज रिसोर्स को यूज करने के लिए, कुछ भी वेस्टेज हमारा यहाँ पे नहीं रहता। एंकरेज करता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को, बिकॉज यहाँ पे मैनेजर जो है वो इवेल्युएट कर पाते हैं, प्रायोरिटाइज कर पाते हैं एक्टिविटीज को बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट। राइट, के बाद फिर देखेंगे यहाँ पे एडवांटेजेस। तो वो हेल्प करता है अलाइन विद बजटिंग विद द कंपनी गोल्स। फोर्थ वन इज प्रमोट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे प्रमोट हो पाती है बिकॉज एवरी डिपार्टमेंट को जस्टिफाई करना पड़ता है अपने एक्सपेंसेस को कि कितने एक्सपेंसेस में कहाँ लिखा है, जिससे आपकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो पाती है। रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ बजट को बाय पैडिंग और अननेसेसरी स्पेंडिंग। ठीक है, तो रिस्क को आप यहाँ पे कम कर पाते हो अननेसेसरी स्पेंडिंग को हटा के। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हमने कवर करे हैं। फिफ्थ वन लास्ट एक एग्जांपल है जो कि है अडेप्ट टू चेंजिंग बिजनेस कंडीशन, जिसमें आप बिजनेस को यूज कर पा रहे हो बाय फेसिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस और रिस्ट्रक्चरिंग। हेल्प करता है कंपनी को टू स्टे अजाइल बाय रीएलोकेटिंग द रिसोर्सेज डायनेमिकली। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस थे जो हमने पढ़े। इसके बाद है हमारे डिसएडवांटेज क्या है जीरो बजटिंग के। तो डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है बिकॉज आपको एवरी एक्सपेंस को जस्टिफाइड करना पड़ता है एवरी डिपार्टमेंट को। दैट उससे क्या होता है, आपका प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। अगर आप 20 रुपए 30 रुपए इसके लिए अगर एवरी डिपार्टमेंट से जस्टिफिकेशन मांगोगे तो दैट इज अ काइंड ऑफ लेंदी हो सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर सकता है, मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल इंक्रीमेंटल बजट। हाई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगती है इसमें बिकॉज डिमांड सिग्निफिकेंट मैनेजरियल टाइम एंड एफर्ट फॉर एनालिसिस। ठीक है, तो मैनेजर्स का बहुत सारा टाइम ले सकते हैं जिससे आपकी मैनेजर का टाइम वेस्ट होगा, तो आपकी कॉस्ट उनको जो भी लग रही है दैट विल बी काइंड ऑफ नेगेटिव शो कर सकती है। इंक्रीज करता है वर्कलोड एंड फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट हेड्स। तो जितना भी वर्कलोड है ना फाइनेंस हेड का या फिर डिपार्टमेंटल का, तो उनका एक काइंड ऑफ काम बढ़ जाता है जिसकी वजह से दिक्कत आती है। तो मेन गोल पे आके फोकस ना करके छोटी छोटी बातों पे उनको टाइम देना पड़ेगा। डिफिकल्ट होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिकॉज इट इज वेरी हार्ड टू इम्प्लीमेंट इन लार्ज कंपनीज विद द मल्टीपल डिपार्टमेंट। बड़ी से बड़ी कंपनी में छोटे मोटे खर्चे को जस्टिफाइड नहीं कर सकते हो। वहां पे अगर कोई प्रिंटर का एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो काइंड ऑफ यू कैन कंसिडर इन पेटी कैश। ठीक है, पेटी कैश जो होते हैं वो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, स्टेशनरी हो गया फिर कुछ हो गया, हर चीज के लिए आप जस्टिफिकेशन नहीं मांगते। मैनेजिंग अ ZBB अप्रोच अक्रॉस thousands ऑफ एक्सपेंसेस कैन बी ओवरवेलमिंग। फोर्थ वन है सब्जेक्टिविटी रहती है डिसीजन मेकिंग में बिकॉज बजट अप्रूवल डिपेंड्स ऑन द मैनेजरियल जजमेंट विच मे बी बायस्ड। ठीक है, essential लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइट बी कट ड्यू टू इंटीमीडिएट कॉस्ट सेविंग गोल्स। तो सब्जेक्टिविटी रहती है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बिकॉज बजट जो होते हैं वो हमेशा मैनेजरियल होते हैं। ठीक है, मैनेजर लेवल पे या फिर हेड लेवल पे अप्रूव किए जाते हैं। तो अगर इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप अप्रूवल लेने लग गए तो वो चीज सही नहीं रहती है। शॉर्ट टर्म फोकस रहता है इसका यहाँ पे बैटरी में, बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग ही तो कर रहे हैं एट द एक्सपेंसेस ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ इनिशिएटिव की वजह से। एक्सपेंसेस में जस्टिफिकेशन क्यों मांग रहे हैं, ताकि हम कॉस्ट कटिंग कर सकें।
may reduce spending on employees training, R&D and infrastructure improvement। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पेंडिंग रिड्यूस हो जाएगी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में, R&D करने में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट। आप सोचोगे ये जस्टिफाइड नहीं था, अगर खर्चे करे थे, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग आपने प्रोवाइड करी और उससे आपको कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिला, दैट इज नॉट जस्टिफाइड, आपको ये जस्टिफाइड एक्सपेंस नहीं है। तो ये चीज आप धीरे धीरे कम कर दोगे, दैट इज ऑल्सो लिमिटेशन। एग्जाम्पल देख लो जीरो बजटिंग का। तो कंपनी एक एक्स वाई जेड कंपनी है जो इम्प्लीमेंट करता है जेड बी बी फॉर इट्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इन प्रीवियस ईयर डिपार्टमेंट हेड का बजट था $2 लाख का, एंड इस ईयर मैनेजमेंट रिक्वायर ईच एक्टिविटी टू बी जस्टिफाइड बिफोर एलोकेटिंग फंड्स। तो हर एक मैनेजमेंट को यहाँ पे क्या कर दिया, जस्टिफाइड करने को कह दिया बिफोर एलोकेटिंग द फंड्स। सोशल मीडिया एड्स में हमने प्रीवियस बजट क्या रखा था, 50,000 का रखा था, लेकिन हमने जस्टिफाइड कॉस्ट देखा तो हमने कॉस्ट कटिंग करके 10,000 रुपीज का यहाँ पे क्या कर लिया, सेव कर लिया। दैट इज अप्रूव बाय द मैनेजमेंट हेड्स। ठीक है, तो ऐसे कॉस्ट कटिंग कर करके आपने यहाँ पे क्या करा, 2 लाख का हमारा प्रीवियस बजट था, हमने 1,40,000 रुपीज को क्या हमने प्रेजेंट बजट कर लिया, तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, सेविंग कर ली 60,000। ठीक है, तो दैट इज योर जब जीरो बेस्ड बजटिंग, जिसमें हमने अननेसेसरी कॉस्ट को एलिमिनेट करा। ठीक है, इवेंट की स्पॉन्सरशिप जो थी 20,000 की, एफिशिएंसी करी इंप्रूवमेंट में, प्रिंट मीडिया मार्केटिंग रिसर्च में इसने 25,000 रिड्यूस करे। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज प्रायोरिटाइज करी, इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को इंक्रीज करा $5,000। टोटल सेविंग अचीवमेंट कितनी हुई, $60 की आपने अचीवमेंट करी, 30% रिडक्शन करके आपने इसको 30% पैसा क्या कर लिया, सेव कर लिया। दैट इज योर जीरो बेस्ड बजट। ठीक है, प्रैक्टिकल, आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा जीरो बेस्ड बजटिंग का। तो हियर इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीरो बेस्ड बजटिंग एंड ट्रेडिशनल बेस्ड बजटिंग। ट्रेडिशनल में क्या होता था कि यहाँ पे हम कंसिडर करते थे प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड को, डेटा को मेक दी न्यू बजट। जीरो बजट में क्या करते हैं, एज पर योर करंट रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे खर्चे करते हैं। इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड डेटा फॉर मेकिंग द न्यू बजट, रेदर इट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। ये हमेशा स्क्रैच से स्टार्ट किया जाता है। तो अगर इस साल हमें मार्केटिंग में सिर्फ 10 रुपए की खर्च करने की रिक्वायरमेंट है, तो 10 रुपए खर्च करेंगे, रेदर देन हम प्रीवियस बजट देखेंगे कि हमने 20 का खर्च किया था तो हमें इतना मिला था, तो दैट इज नॉट। इट हैज मेजर फोकस इज मनी। ट्रेडिशनल बजट का फोकस किस पे होता है, मनी पे होता है। जीरो बेस्ड बजटिंग का मेजर फोकस रहता है गोल को अचीव करने में एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ट्रेडिशनल बजटिंग में देखो कि कंसिडर नहीं करता है डिफरेंट अप्रोचेस को, वेयर जीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो डिफरेंट अप्रोचेस को क्या करता है, रखता है, फिगर करता है टू अचीव द सिमिलर रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो कंसेप्ट एंड कंसेप्ट और क्लियर करने के लिए जीरो बेस्ड बजटिंग को, यू कैन वॉच दिस वीडियोस जो आपको गिवन है। ओके, so now thank you so much everyone for watching my videos. If you like my lectures, definitely subscribe to my channel. Okay, so thank you everyone for watching this full lecture. Still अगर आपको कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। ओके, तो बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर।